अध्याय 1991। मास्टर सेक। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के आगमन ने तुरंत सभी को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। वे शायद 6 संप्रदायों के नेता रहे होंगे, लेकिन वे जानते थे कि उनके पहले के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की तुलना में उनके पदों में असमानता थी। 6 संप्रदाय 6 विशाल साम्राज्यों की तरह थे, जिनमें से प्रत्येक भूमि के बड़े हिस्से पर शासन करता था। हालांकि ईथर हॉल एक ऐसा अस्तित्व था जो पूरी दुनिया को कवर करता था, जहां भी कोई इंसान पा सकता था। वहां एक ईथर हॉल और ईथर टोकन थे। कोई जमीन न होने के बावजूद इसका प्रभाव पहले ही पूरे फोस्केन महाद्वीप में व्याप्त हो चुका था। कहने की जरूरत नहीं कि कोई नहीं जानता था कि उनके सामने खड़ा अधेड़ उम्र का व्यक्ति वास्तव में कितना शक्तिशाली था। सामान्य कृषकों के जीवन काल की एक सीमा होती थी, लेकिन उम्र बढ़ने की अवधारणा उनसे पहले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर लागू नहीं होती थी। उन्होंने कई हजार साल पहले पहली बार अपना नाम ऐसा बनाया था कि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं था जो उनके बारे में नहीं जानता था। फिर भी ऐसा नहीं लगता कि तब से उनमें जरा भी बदलाव आया हो। भले ही उनमें से कुछ लोग दुनिया के शीर्ष पर खड़े शक्तिशाली लोग थे, फिर भी वे स्वाभाविक रूप से उसके प्रति आदर रखते थे। उन्होंने अपनी मुठियां पकड़ लीं और हॉल मास्टर कोंड के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उनका स्वागत किया। समारोह में खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हॉल मास्टर कोंड अपनी सीट लेते ही हंसे। जिस कारण से हमने हॉल मास्टर कोंड को यहाँ यात्रा करने के लिए परेशान किया है, वह एजियो ब्रिज से संबंधित मामले पर चर्चा करना है। क्या हमें पहले किए गए समझौते को जारी रखना चाहिए या हमें कार्डों में फेरबदल करना चाहिए और एक नई व्यवस्था पर बातचीत करनी चाहिए, जिसे ब्रदर हान के नाम से जाना जाता है? पूछा। वास्तव में 4000 साल पहले आपने एजियो ब्रिज पर धावा बोला था और हॉल ऑफ गॉड्स के विशेषज्ञों को हराया था और इस तरह एक एकल ईथर चरित्र प्राप्त किया था। उस चरित्र के साथ आपने ईथर हॉल बनाया था। आपको किसी अन्य की तुलना में हॉल ऑफ गॉड्स की अधिक समझ है यहाँ, और हमारे संदेहों को दूर करने के लिए आपसे अधिक उपयुक्त कोई नहीं है। महेंद्र ने कहा, मैंने देवताओं के हॉल में प्रवेश किया, लेकिन उसके अंदर जो भयावहता थी उसे कुछ शब्दों में संक्षेपित नहीं किया जा सकता है। एजियो ब्रिज हर 100 साल में एक बार दिखाई देता है, लेकिन पिछले कई हजार वर्षों में कोई भी सफल नहीं हुआ है। इसे हिला देने का समय आ गया है। बातें थोड़ी बढ़ गईं। हॉल मास्टर कोंड ने हंसते हुए कहा। वह बोलना जारी ही रखने वाला था कि भाई हान ने अचानक अपनी कलाई को झटका दिया और उसके हाथ में एक जैड टोकन दिखाई दिया। देखने के लिए अपनी निगाहें नीचे करने पर भाई हान की आंखें चमक उठीं। क्या बात है भाई हान? महेंद्र ने पूछा। मुझे अभी अभी मेरे संप्रदाय के सदस्यों से एक रिपोर्ट मिली है। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसने संस्थापक द्वारा छोड़ी गई तलवार के इरादे को समझ लिया है, अभी अभी सामने आया है। भाई हान ने हंसते हुए कहा। आपके संस्थापक द्वारा छोड़ी गई तलवार का इरादा? आपका मतलब यह नहीं है कि देवताओं की तलवार का इरादा? हॉल मास्टर कान थोड़ा अचंभित हो गया था। दरअसल भाई हान ने जवाब में सिर हिलाया। ऐसा कहा जाता है कि देवताओं की तलवार के इरादे को केवल देवता ही क्रियान्वित और समझ सकते हैं। जिस व्यक्ति ने इसे समझ लिया है, वह भविष्य में महान चीजें हासिल करने के लिए बाध्य है। हॉल मास्टर कोंड की आंखें चमक उठीं, क्योंकि उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि इसका नाम क्या है? संप्रदाय सदस्य। खैर, मुझे डर है कि मेरे बुजुर्ग अभी भी इस मामले को देख रहे हैं। अब तक उन्होंने केवल संस्थापक द्वारा छोड़े गए तलवार के इरादे के साथ एक प्रतिध्वनि का पता लगाया है। भाई हान ने उत्तर दिया। मैं देख रहा हूँ कि हॉल मास्टर कोंड ने सिर हिलाया, क्योंकि ऐसा कोई चित्र सामने आया है। मुझे लगता है कि एजियो ब्रिज से संबंधित नियमों को बदलने की अधिक आवश्यकता है। निश्चित रूप से हमें इस मामले पर
तभी चर्चा करनी चाहिए जब आप उस प्रतिभाशाली तलवार व्यवसायी भाई हान को ढूंढ लें। हमें ये पता लगाना होगा कि वह व्यक्ति कौन है और ठोस योजनाओं को सही ढंग से बनाने के लिए उसके पास किस प्रकार की क्षमताएं हैं। हम सहमत हैं। दूसरों ने सहमति में सिर हिलाया। हॉल मास्टर कोंग ने कहा, बहुत अच्छा, हम अगली सूचना तक बैठक स्थगित कर देंगे। संयुक्त राष्ट्र। इस प्रकार 6 संप्रदायों के नेता तुरंत अपने अपने रास्ते चले गए। भाई हान वापस आरोही बादल तलवार मंडप की ओर जाने ही वाले थे कि अचानक उन्हें हवा का एक झोंका अपनी ओर आता हुआ सुनाई दिया। अगले ही पल हॉल मास्टर कोंग पहले से ही उनके सामने खड़े थे। हॉल मास्टर कोंग ब्रदर हान ने अपनी मुट्ठी पकड़ ली और झुक गए। भाई हान, कुछ ऐसा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिस व्यक्ति ने देवताओं की तलवार के इरादे को समझ लिया है, वह एजियो ब्रिज पर एक आवश्यक भूमिका निभाने के लिए बाध्य है, जबकि मुझे नहीं पता कि वह इस समय कितना शक्तिशाली है। एक बुजुर्ग के रूप में मैं ऐसा करूँगा। मैं अभी भी उसे एक उपहार देना चाहता हूँ। यह मेरी पहचान का प्रतिनिधित्व करने वाला एक टोकन है। यदि आपको संबंधित व्यक्ति मिल जाए तो कृपया उसे यह उपहार अवश्य दें। इस टोकन के साथ वह ईथर हॉल में बिना कोई पैसा खर्च किए कुछ भी खरीद सकेगा। हॉल मास्टर कोंग मुस्कुराया जैसे ही उसने भाई हान के हाथों में एक जेड टोकन दिया। मुझे अपने शिष्य की ओर से आपको धन्यवाद देने की अनुमति दे। भाई हान ने अपनी मुट्ठी पकड़ ली और भव्य रूप से झुक गए। ईथर हॉल पूरी दुनिया में प्रभाव रखने वाली एक शक्ति थी। तथ्य ये है कि यह जेड टोकन किसी भी खेती के संसाधनों को मुफ्त में खरीद सकता था। इसका मतलब था कि इसका मूल्य अतुलनीय था। ये कहा जा सकता है कि जब तक कृषक के हाथ में ये जेड टोकन है, तब तक छोड़े गए महाद्वीप के सभी संसाधन उनके कब्जे में रहेंगे। उन्हें पैसे वगैरह के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सचमुच इससे बड़ा कोई उपहार नहीं था। आप बहुत विनम्र हैं, हॉल मास्टर कोंग ने मिलनसार मुस्कान के साथ उत्तर दिया। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ईथर हॉल के अस्तित्व का उद्देश्य कृषकों को मजबूत करना है। मैं इसे दुनिया के विशेषज्ञों का पोषण करने की अपनी जिम्मेदारी के रूप में देखता हूँ। हॉल मास्टर कोंग, आप वास्तव में एक उदार व्यक्ति हैं। मैं वास्तव में आश्चर्यचकित हूँ। मुझे क्षमा करें, लेकिन कुछ मामले हैं जिन्हें मुझे अपने संप्रदाय में वापस देखना होगा। यदि और कुछ नहीं है तो मैं छुट्टी ले लूँगा। भाई हान ने तेजी से भागने से पहले अपनी मुट्ठी पकड़ ली। हॉल मास्टर कोंग ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे और भाई हान की प्रस्थान करती हुई आकृति को देखा। ये बताना असंभव था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। एक क्षण बाद उसने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर देखा। हो सकता है कि वह किसी अन्य व्यक्ति से बात कर रहा हो, या शायद ये सिर्फ अपने आप से बुदबुदा रहा हो। मैंने कई वर्षों तक इंतजार किया है और आखिरकार मेरा धैर्य जवाब दे गया। जल्दी बाहर आओ। मुझे नहीं पता है मैं और कितना इंतजार कर सकता हूँ। हवा के झोंके के साथ हॉल मास्टर का नजरों से ओझल हो गया। बिपिन इस बात से पूरी तरह से बेखबर था कि एल्डर काउंसिल या पहाड़ पर क्या हुआ था। उस पल वह अपने चेहरे पर बेहद नाराजगी के साथ किराब को देख रहा था। उसने बाद वाले को कुछ समाचार इकट्ठा करने के लिए भेजा था, लेकिन वह व्यक्ति सूजे हुए चेहरे के साथ लौट आया था। यदि स्वर्ग पथ झेकी की वृद्धि नहीं होती जिसे उसने दूसरे पक्ष के शरीर में प्रवेश कर दिया था, इससे पहले कि दूसरा पक्ष मर जाता। मैंने तुम्हें ईथर टोकन के संबंध में समाचार इकट्ठा करने के लिए कहा था, है ना? तुमने खुद को ऐसी स्थिति में लाने के लिए क्या किया? बिपिन ने झुंझलाकर पूछा। यहाँ तक कि उसका पिछला नौकर मोहन भी उससे कहीं अधिक सक्षम था। वह जानता था कि वह मोहन को जो भी काम सौंपेगा वह पूरी तरह से पूरा किया जाएगा, जबकि मोहन को कम से कम डींगे हाँकना पसंद था। लेकिन बाहर जाने के 1 घंटे के भीतर उसे इतनी बुरी तरह से पीटा जाना पहले कभी नहीं हुआ था। इस इकिराब का चेहरा अविश्वसनीय रूप से अजीब हो गया।
किराब का स्पष्टीकरण सुनने के बाद बिपिन पूरी तरह से अवाक रह गया। अंत में किराब अभी भी एक डाकू के रूप में अपने स्वभाव के प्रति सच्चा था। जब वह जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था तो उसने एक खूबसूरत नौकरानी शिष्या को देखा और उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। परिणामस्वरूप वह मौके पर ही मरते मरते बचा। किराब, मैंने तुम्हें अपने साथ लेकर एक अपवाद बनाया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पहले कैसे थे। मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि जब तक तुम मेरे अधीन हो तब तक तुम अपने आप को लाइन में रखोगे। मुझे मेरे अधीन किसी गैर सैद्धांतिक व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, बिपिन ने सख्ती से कहा। किराब सचमुच बहुत ज्यादा निर्लज था। आरोही बादल तलवार मंडप के निम्न शिष्य कम से कम ग्रेड सेज 3 डैन में थे और अपने वर्तमान साधना क्षेत्र के साथ उनके साथ छेड़खानी करने का साहस करने के लिए वह मौत को दावत दे रहा था। यदि दूसरों को यह न मालूम होता कि वह दीपक का नौकर है तो उसके पास केवल एक ठंडी कठोर लाश रह जाती। लेकिन यंग मास्टर, आप ये भी जानते हैं कि मैंने इसे 10 दिनों से अधिक समय तक अपने पास रखा था। इसके अलावा मैंने उस पर बिल्कुल भी हाथ नहीं डाला। मैंने उससे यथासंभव सज्जनता और विनम्रता से पूछा। किराब का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया था। वह हमेशा से ही शक्तिशाली कामेच्छा वाला एक अनियंत्रित व्यक्ति था और वेश्यालय में अपने साथ साथ महिलाओं को बंधक बनाने का उसका रिकॉर्ड उसके बारे में बहुत कुछ कहता था। उसे 10 दिनों तक रुकने के लिए कहना वास्तव में उसे परेशान कर रहा था। उसने सोचा था कि अपने तेज तर्रार लुक से वह कम से कम एक नौकरानी शिष्या को अपने साथ मिलाने के लिए बहका सकता है। फिर भी कौन जानता था कि जैसे ही उसने बोलना शुरू किया उसे कुचल दिया जाएगा। ये देखकर किराब अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ है। बिपिन ने अपना सिर अपने हाथ से ढक लिया। दीपक सही थे। उसे इस साथी को स्वीकार नहीं करना चाहिए था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी प्रतिष्ठा धीरे धीरे उसके द्वारा धूमिल हो रही है। बस मैं ऐसी चीजें दोबारा होते हुए नहीं देखना चाहता। समझ गया कि जो मामला मैंने तुम्हें सौंपा था वह कैसे चला गया। ये देखकर कि उसने यंग मास्टर के गुस्से को भांप लिया था, किराब ने अब अपना मुंह चलाने की हिम्मत नहीं कि वह जल्दी से थोड़ा झुका और यंग मास्टर को सूचना दी। मैंने पहले ही इस मामले को देख लिया है और आरोही क्लाउड तलवार मंडप का ईथर टोकन आंतरिक शिष्यों के बाजार में बिक्री पर है। कीमत लगभग 20 तलवार मंडप सिक्के है। 20 तलवार मंडप सिक्का। बिपिन ने भौहें चढ़ा ली। ये बहुत सारा पैसा नहीं लग रहा था, लेकिन उसे स्वॉर्ड पवेलियन सिक्कों की क्रय शक्ति का भी पता नहीं था। बिपिन ने पूछा कि एक बुनियादी अमर गोली कितने तलवार मंडप सिक्के के लायक है। मैंने अभी तक उस पर गौर नहीं किया है, किराब ने शर्मिंदगी भरी हंसी के साथ उत्तर दिया। फिर भीतर के शिष्यों का बाजार कहाँ है? इस किराब ने अपना सिर झुकाया और पूछा कि क्या मुझे उस पर भी गौर करना चाहिए। फिर क्या देखा, बिपिन का चेहरा पल पल में और भी लाल हो रहा था। जिस युवा महिला ने मुझे पहले पीटा था वह लियू लुजी नामक एक आंतरिक शिष्य की अधीनस्थ है। वह 17 मीटर लंबी है और उसके 3 आकार 8-5, 7-4, 8-8 हैं। उसके पैर कम से कम 1 मीटर लंबे हैं और वे गोरे और चिकने हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके अनुपात वास्तव में हैं। भगवान का काम यंग मास्टर, मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने जीवन काल में बहुत सी महिलाओं को देखा है और यह महिला निश्चित रूप से मेरी सूची में शीर्ष पर है। किराब की आंखें उत्साह से चमक उठी। बहुत हो गया, बिपिन ने गुस्से से हाथ हिलाया। ये क्या बदतमीजी थी। उससे जो कुछ भी कहा गया था उसे ठीक से पूरा करने के बजाय उसने अपना समय ऐसी बकवास को उजागर करने में बिताया था। आखिर आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? अपनी जिम्मेदारियां याद रखें। आप यहाँ हमारी सेवा करने के लिए हैं, लड़कियों से फ्लर्ट करने के लिए नहीं। अभी बाहर निकलें और पता लगाएं कि आंतरिक शिष्यों का बाजार कहाँ है। यदि आपने इसे ढूंढे बिना लौटने की
हिम्मत की तो मैं आपको नपुंसक बना दूंगा। बिपिन को बेरहमी से परेशान किया गया। उसकी उंगली के एक झटके से बिपिन के ऊपर क्यों तलवार की लहर जमा हो गई। यह जोर से गड़गड़ाने लगी जैसे कि ये किसी चीज पर तबाही मचाने के लिए तैयार हो। वाह हाँ, अपने क्रोच के चारों ओर ठंडी हवा महसूस करते हुए किराब का चेहरा पीला पड़ गया और उसने तुरंत डर के मारे अपनी जांघें बंद कर लीं। और अगर तुम आज रात तक उसे नहीं ढूंढ पाए तो मैं एक घोड़े को वश में कर लूंगा और उसे तुम्हारे पास आने दूंगा। बिपिन ने धमकी भरी धमकी दी। किराब ने तुरंत डर के मारे अपने निचले गालों को भींच लिया। उसने सोचा था कि उसका नया मालिक एक बहुत ही ईमानदार और उचित व्यक्ति होगा। उसे क्या पता था कि वास्तव में उसके मन में ऐसे घृणित विचार होंगे। वास्तव में एक घोड़े को वश में करने और उसके विरुद्ध उसका उपयोग करने के बारे में सोचना। उस रात अचानक किराब को उस घोड़े की याद आई जो मार्शल आर्ट का उपयोग कर सकता था और बिपिन को चाय परोसने में सक्षम था। यदि उसका मालिक इस पर ध्यान दे तो वह वास्तव में ऐसा करने में सक्षम होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं एक आदमी के रूप में फिर कभी अपना सिर ऊंचा नहीं उठा पाऊंगा। मैं अभी बाहर जाऊंगा। एक भी बेकार शब्द बोलने का साहस किए बिना किराब इतनी तेजी से कमरे से बाहर भागा कि ऐसा लगा जैसे वह किसी राक्षस से भाग रहा हो। इस बार बिपिन की धमकी के तहत किराब आवश्यक जानकारी के साथ तुरंत लौट आया। यंग मास्टर, आंतरिक शिष्यों का बाजार इस पर्वत के तल पर स्थित है। मैंने बेसिक इमोर्टल पिल की कीमत पर भी गौर किया है और उनमें से एक की कीमत लगभग 2 तलवार मंडप सिक्के हैं। किराब ने औपचारिक रूप से उत्तर दिया। एक बेसिक इमोर्टल पिल की कीमत 2 स्वॉर्ड पवेलियन सिक्कों के बराबर है, जबकि ईथर टोकन की कीमत 20 स्वॉर्ड पवेलियन सिक्कों के बराबर है। ये कीमत में असमानता बहुत बड़ी नहीं है। बिपिन आश्चर्यचकित रह गए। स्टारलाइट सिटी के ईथर हॉल में एक बेसिक इमोर्टल पिल की कीमत 1 लाख ईथर सिक्के थी, जबकि ईथर टोकन की कीमत केवल 20,000 ईथर सिक्के थी। फिर भी ईथर टोकन का मूल्य वास्तव में यहाँ बेसिक इमोर्टल पिल से 10 गुना अधिक था। ये महंगाई कुछ ज्यादा ही भयावह थी। मैं विवरण के बारे में बहुत निश्चित नहीं हूँ, लेकिन ये वे कीमतें हैं जो मैंने अब तक एकत्र की हैं। किराब ने समझाया, क्योंकि उसने अपनी जांघों को कसकर एक साथ खींच लिया था, इस डर से कि बिपिन गुस्से में आकर उसके साथ ऐसा कदम उठाएगा। मुझे आंतरिक शिष्यों के बाजार में ले आओ, मैं इसे स्वयं देखना चाहता हूँ। ये जानते हुए कि बातों में अपना समय बर्बाद करना व्यर्थ है, बिपिन उठ खड़ा हुआ और कमरे से बाहर चला गया। अध्याय 1952 नहाने का पानी बेचना। आंतरिक शिष्यों का बाजार एक अनौपचारिक व्यापारिक स्थल था जिसका प्रबंधन और आंतरिक शिष्य अक्सर वहां आते थे। यह वह स्थान था जहां आंतरिक शिष्य अपनी संपत्ति खरीदते और बेचते थे। किराब के नेतृत्व में उन्हें गंतव्य तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। बाजार काफी जर्जर लग रहा था। संक्षेप में ये पहाड़ के नीचे एक छोटा सा आंगन था। अपने टोकन चमकाने के बाद बिपिन और किराब को बाजार में प्रवेश दिया गया। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि आसपास बहुत सारे विक्रेता थे और उनके सामने कुछ सामान रखा हुआ था। तलवारों से खेती करने की तकनीक, मैनुअल औषधीय जड़ी बूटियां, गोलियां, जानवरों को वश में करना, इसमें अधिकांश बुनियादी ज़रूरतें शामिल थीं जिनकी एक कृषक को आवश्यकता होती है। वे जो सामान बेच रहे थे उनमें से अधिकांश संप्रदाय से नहीं थे, बल्कि वे व्यक्तिगत संपत्ति थे जिन्हें आंतरिक शिष्यों ने या तो अपने मिशन के दौरान हासिल किया था या अपने कुलों से लाया था। हम केवल तलवार मंडप सिक्के स्वीकार करते हैं, मूल अमर गोलियां नहीं। जब बिपिन ने विक्रेताओं के साथ व्यापार करने की कोशिश की तो उन्हें विक्रेताओं से यही उत्तर मिला। वे यहाँ अपना सामान क्यों बेच रहे थे? इसका मुख्य कारण कुछ तलवार मंडप सिक्के अर्जित करना था ताकि वे तलवार बुद्धि के संग्रह और स्पैरिंग तलवारों के हॉल में प्रवेश कर सके। ये वे स्थान थे जहाँ आंतरिक
शिष्य अक्सर अपने रास्ते को आगे बढ़ाने के लिए जाते थे, तलवार का रास्ता। अब मैं क्या करूं? विपिन ने निराश होकर सोचा। उसने सोचा कि वह किराब से प्राप्त बेसिक इम्मोर्टल पिल्स को पैसे के बदले बदल सकेगा, लेकिन किसने सोचा था कि उनमें से कोई भी इसे स्वीकार नहीं कर रहा था। आरोही बादल तलवार मंडप में जो सबसे अधिक माना जाता था वह किसी की खेती नहीं बल्कि तलवार चलाने में उसकी निपुणता थी। केवल बेहतर तलवार कौशल के साथ एक शिष्य अपने साथियों से अलग खड़ा होगा और संप्रदाय के लिए एक संपत्ति के रूप में देखा जाएगा। बदले में संप्रदाय उसे पर्याप्त प्रदान करेगा। उसे अपनी खेती को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक संसाधनों की आवश्यकता है। ऐसे में बेसिक इम्मोर्टल पिल्स जैसे खेती के संसाधन यहाँ के विपरीत कम मूल्यवान थे। युवा मास्टर, क्या हमें सिर्फ चोरी का सहारा लेना चाहिए? मैंने वहाँ कुछ ऐसे लोगों को देखा जो आपके जैसे मजबूत नहीं हैं। जब तक हम उन्हें एक कोने में लुभाने और मारने की कोशिश करते हैं, हमें जो कुछ भी चाहिए उसे हासिल करने में सक्षम होना चाहिए। निराशा भरी नज़र को देखकर विपिन के सामने किराब ने आगे बढ़कर उसके सामने एक समाधान प्रस्तुत किया। तुमने अपना सिर छीन लिया। विपिन गुस्से से लगभग बेहोश हो गया। क्या आप बोलते समय अधिक सामान्य ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं? हम आरोही बादल तलवार मंडप में हैं। यदि आप मरना चाहते हैं तो आगे बढ़ें और कुछ चोरी करने का प्रयास करें। और एक कोने में मूर्ख, क्या आप सचमुच सोचते हैं कि भीतर के शिष्य मूर्ख हैं? जो किसान यहाँ तक पहुँचने में कामयाब रहे हैं, उनके पास कुछ ऐसे कौशल हैं जिनके बारे में आप जानते हैं। आपको पहले से ही आभारी होना चाहिए कि वे आपको लूटने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यदि वह काम नहीं करता है तो मैं अपने आकर्षण से विक्रेताओं में से किसी एक को लुभाने की कोशिश क्यों नहीं करता? अभी कुछ समय पहले मैंने एक खूबसूरत आंतरिक शिष्या को वहां अपना सामान बेचते देखा था। किराब ने अपना समाधान प्रस्तुत करना जारी रखा। विपिन ने अपना चेहरा पकड़ लिया। इस समय वह वास्तव में किराब को लात मारकर उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहता था। आगे बढ़ो और जो चाहो करो, बस यह मत कहो कि तुम मेरे साथ जुड़े हो और मुसीबत में पड़ने के बाद मेरी तलाश में मत आओ। विपिन ने अधीरता से अपना हाथ लहराया और सड़कों पर चलना जारी रखा। कुछ विक्रेताओं के पास जाने के बाद उन्होंने पाया कि ईथर टोकन की कीमत मानक थी। वे सभी 20 तलवार मंडप सिक्कों के लायक थे। बेसिक इम्मोर्टल पिल भी केवल 2 तलवार मंडप सिक्कों के लायक थी। दूसरे शब्दों में, उसके पास मौजूद सारी संपत्ति के बावजूद भी उसके पास ईथर टोकन खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। एक ईथर टोकन की कीमत एक बेसिक इम्मोर्टल पिल से इतनी अधिक क्यों होगी? विपिन ने आंतरिक शिष्य विक्रेताओं में से एक से पूछा। आपको दूरदराज के स्थानों से ईथर टोकन की कीमतों के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। वे ईथर टोकन खेती को सिर्फ ग्रेट सेज 1 डैन तक संतुलित करते हैं, इसलिए उनकी कीमतें निश्चित रूप से कम होती हैं। दूसरी ओर, हमारे संप्रदाय में बेचे जाने वाले ईथर टोकन प्राचीन काल की खेती को संतुलित करते हैं, सेज 1 डैन। तो यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इसका मूल्य बहुत अधिक है। यदि आप पहले से ही इस मूल्य निर्धारण से आश्चर्यचकित हैं, तो आपको मुख्य शिष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले ईथर टोकन पर एक नज़र डालनी चाहिए। उनके ईथर टोकन छद्म अमर क्षेत्र की खेती को संतुलित करते हैं और लागत इससे कहीं अधिक है। आंतरिक शिष्य विक्रेता ने उत्तर दिया। मैंने देखा कि विपिन ने एहसास में सिर हिलाया। सच कहूँ तो उसने नहीं सोचा था कि उत्तर इतना आसान होगा। उन्होंने सोचा कि सभी ईथर टोकन समान थे, लेकिन ये स्पष्ट रूप से मामला नहीं था। प्राचीन ऋषि एक डैन के साधना क्षेत्र के साथ एक कृषक अधिक शक्तिशाली तलवार कला को आजमाने में सक्षम होगा। स्वाभाविक रूप से इसकी कीमत अधिक होगी। विक्रेता से खुद को परिचित करने के लिए कुछ और प्रश्न पूछने के बाद उसने अंततः पूछा, ठीक है, मैं बाजार
मैं क्यों आया इसका कारण ये है कि मुझे तत्काल एक ईथर टोकन की आवश्यकता है, हालांकि इस समय मेरे पास वास्तव में कोई पैसा नहीं है। क्या कोई उपवास है? मेरे लिए यहाँ पैसा कमाने का तरीका। पैसे कमाने का तेज तरीका। जब आपको कोई मिल जाए तो मुझे इसके बारे में बताएं। यदि मेरे मन में कोई बेहतर विचार होता तो मैं यहाँ अपना सामान नहीं बेच रहा होता। विक्रेता के आंतरिक शिष्य ने अपनी आंखें घुमाईं। ये शब्द सुनकर बिपिन ने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया। विदा लेकर वह चेहरे पर चिंतनशील भाव लिए सड़कों पर घूमता रहा। इस समय मेरे पास केवल 7 बेसिक इमोर्टल पिल्स और एक स्टोरेज रिंग है। अगर मैं इसे बेच भी दूं तो भी मैं 20 स्वॉर्ड पवेलियन सिक्के नहीं कमा पाऊंगा। यदि उसके पास भी मूल्यवान सामान होता तो वह अपना स्वयं का स्टोर स्थापित करने पर विचार कर सकता था, जैसा कि अन्य आंतरिक शिष्यों ने किया था। समस्या ये थी कि इस समय उसके पास अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं था। उदाहरण के लिए भंडारण अंगूठियां लें। जुआनजियांग शहर में एक दुर्लभ वस्तु होने के बावजूद अब तक एसेंडेंट क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन में वह जिस किसी से भी मिला था उसके पास वास्तव में एक अंगूठी थी। जब उसने इस मामले के बारे में पूछा तो उसे एहसास हुआ कि वास्तव में वहां के संप्रदाय से एक को किराए पर लेना भी संभव था। इसके लिए कोई बाजार ही नहीं था। जहां तक उसकी बेसिक इमोर्टल पिल्स का सवाल है, भले ही वह किसी भी तरह से कुछ खरीदार ढूंढने में कामयाब हो जाए, फिर भी वह ईथर टोकन खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं कमा पाएगा। गहरी आह भरते हुए बिपिन ने एक बार फिर से अपने वर्तमान मौद्रिक मुद्दों पर अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया, जब अचानक एक शानदार विचार उसके दिमाग में आया। दाएं डोंबिक्सु लौकी के नहाने के पानी में किसी की चोट को तुरंत ठीक करने का रहस्यमय प्रभाव होता है। अगर मैं इसे बेचूं तो मुझे काफ़ी अच्छी कीमत मिल सकती है। सच कहूं तो अजियो में आने के बाद से उसने वास्तव में बहुत कुछ नहीं किया था। द्वंद्वों से लड़ने के अलावा उसे कोई अन्य तरीका नहीं पता था जिससे वह जल्दी से पैसा कमा सके। अगर उसके पास कुछ भी था जो दूसरों के लिए मूल्यवान था तो वह केवल लौकी का ही हो सकता था। नहाने का पानी। सौभाग्य से उसके भंडारण रिंग में अभी भी इसकी कई बोतलें थीं। इस लौकी का नहाने का पानी घावों को ठीक करने में असाधारण रूप से प्रभावी था। बाजार में शायद ऐसी कोई गोलियां नहीं थीं जो इसका मुकाबला कर सके। जब तक वह इसे अच्छी तरह से विपणन कर सकता है और इसे बेच सकता है, उसे ईथर टोकन खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा कमाने में सक्षम होना चाहिए। ये तब तय हो गया है। बिना किसी हिचकिचाहट के बिपिन ने अपनी भंडारण अंगूठी से कुछ सामग्री निकाली और एक स्टैंड स्थापित किया। उसने लौकी के स्नान के पानी से भरी जेड बोतलें निकाली और उसे बड़े करीने से उसके सामने रख दिया। वह कपड़ा निकालने और शब्द लिखने से पहले एक पल के लिए झुझका बैठने से पहले गॉडली रिकवरी मेडिसिन, ईश्वरीय पुनर्प्राप्ति चिकित्सा। भाई, आप वास्तव में मृत्यु से नहीं डरते क्या? आप नहीं जानते कि भगवान शब्द का प्रयोग यूं ही नहीं किया जाना चाहिए। जब देवताओं को इसके बारे में पता चला तो आप नष्ट हो जाएंगे। बिपिन के पास बैठे आंतरिक शिष्य ने उसके संकेत पर एक नज़र डाली और भय से चिल्लाया, इस शब्द का प्रयोग यूं ही नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन क्या एसेंडेंट क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन में स्वॉर्ड गॉड हॉल नाम की कोई जगह भी नहीं है? स्वॉर्ड गॉड हॉल में प्रयुक्त शिव भगवान चरित्र को हमारे संप्रदाय के संस्थापक द्वारा हॉल ऑफ गॉड से छीन लिया गया था। हालांकि हमारे संस्थापक केवल आधा चरित्र छीनने में कामयाब रहे थे। उन्हें केवल चरित्र का उपयोग करने का अधिकार था, एक साधारण इमारत के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर नहीं। पूरे महाद्वीप में से केवल ईथर हॉल को ही इस चरित्र को अपने नाम पर धारण करने का अधिकार है। किंवदंती है कि ईथर हॉल के संस्थापक ने अकेले ही हॉल ऑफ गॉड्स में घुसकर जबरदस्ती पूरे शिव भगवान चरित्र को पलकों के ठीक नीचे ले लिया। देवताओं के आंतरिक शिष्य ने समझाया, अजूर वास्तव में कुछ
वर्णों के उपयोग को भी सीमित करता है। विपिन हैरान था। कुछ और प्रश्न पूछने के बाद आखिरकार उसे समझ आ गया कि क्या हो रहा था। एजियो को फोर्सेकेन महाद्वीप के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है कि ये देवताओं द्वारा फेंकी गई भूमि का एक टुकड़ा था। देवताओं ने इस भूमि को तिरस्कार की दृष्टि से देखा और इसमें रहने वाले प्राणियों को शेन भगवान अक्षर का उपयोग करने से रोक दिया। यह नियम सभी पर लागू होता है, चाहे वह 6 संप्रदाय हों या सामान्य नागरिक। यदि किसी को वास्तव में इस चरित्र का उपयोग करना है तो ऐसा करने का केवल एक ही तरीका है कि उसे देवताओं के हॉल में प्रवेश करना होगा और देवताओं से शेन भगवान चरित्र चुराना होगा। पिछली कुछ सहस्राब्दियों में एसेंडेंट क्लाउड्स वोर्ड पवेलियन और ईथर हॉल ही एकमात्र ऐसे स्थान थे जो सफल हुए थे। पहले वाले ने आधे चरित्र को चुराने में कामयाबी हासिल की, जबकि बाद वाले ने हॉल ऑफ गॉड्स से पूरे चरित्र पर दावा करने में सफलता हासिल की। अन्य संप्रदायों ने भी अपना हाथ आजमाया था, लेकिन वे पहले कभी सफल नहीं हुए थे। इससे पता चलता है कि हॉल ऑफ गॉड्स कितना भयावह था। ऐसा लग रहा था जैसे शेन भगवान चरित्र का वास्तव में लापरवाही से उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार विपिन ने बोर्ड से गॉडली रिकवरी मेडिसिन को मिटा दिया और इसे डिवाइन रिकवरी मेडिसिन में बदल दिया। उन्होंने नीचे एक टैगलाइन जोड़ने से पहले एक संक्षिप्त क्षण के लिए सोचा। सभी प्रकार की चोटें और बीमारियां पलक झपकते ही ठीक हो जाएंगी। ऐसा हो जाने के बाद वह ग्राहकों के आने का धैर्यपूर्वक इंतजार करने लगा। 2 घंटे तेजी से बीत गए। बहुत सारे ग्राहक थे जो करीब से देखने के लिए उसके स्टैंड पर आए। हालांकि जब उन्होंने जेड बोतल को खोला और अंदर की सामग्री की जांच की तो उन्होंने निराशा में अपना सिर हिलाया और चले गए। बाजार में बेची जाने वाली अधिकांश रिकवरी दवाएं आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई थीं, लेकिन जो कुछ भी जेड बोतल में था वह सामान्य सादे पानी से अलग नहीं था। ऐसी बेकार चीज खरीदने के लिए मूल्यवान तलवार मंडप के सिक्कों को कौन बर्बाद करना चाहेगा। कुछ ही देर में सूरज क्षितिज पर डूबने लगा था। गहरी आहें भरते हुए विपिन दिन के लिए सामान पैक करने ही वाला था कि अचानक एक युवा महिला चली आई। ये युवा महिला अपने शुरुआती 20वें वर्ष की लग रही थी, जबकि उसकी शक्ल की तुलना रेनू और अन्य लोगों से नहीं की जा सकती थी। उसका लंबा कद और नाजुक विशेषताएं उसे एक दुर्लभ सुंदरता बनाती थी। विपिन ने देखा कि उसकी भौहें आपस में कसकर चिपकी हुई थीं, जैसे उसके दिल पर कोई बोझ हो। क्या आपकी दवा वास्तव में प्रभावी है? युवती विपिन के पास गई और पूछा। बेशक, विपिन ने सिर हिलाया। ये दिल की धड़कन में किसी भी चोट को ठीक कर सकता है। यदि यह काम नहीं करता है तो मैं आपको तुरंत पूरा रिफंड दे दूंगा। मेरे एक करीबी रिश्तेदार को एक अमर जानवर ने घायल कर दिया है। हमने उस पर सभी प्रकार की दवा का उपयोग करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। मुझे लगता है कि मैं बस आपकी दवा भी आजमाऊंगा। प्रत्येक बोतल की कीमत कितनी है? युवा महिला थोड़ी देर के लिए रुकी। पूछने से पहले संक्षिप्त क्षण उसके उस करीबी रिश्तेदार का निदान संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों द्वारा किया गया था और उसने सभी प्रकार की दवाएं भी आजमाई थीं, हालांकि वे सभी अप्रभावी साबित हुईं। ये सरासर निराशा थी कि वह ठोकर खाने की उम्मीद में एक बाजार से दूसरे बाजार घूम रही थी। एक चमत्कार विपिन द्वारा लगाए गए बोर्ड में तेजी से उसका ध्यान खींचा। टैगलाइन जो उसने लगाई थी उसमें सभी प्रकार की चोटों और बीमारियों को ठीक करने का वादा किया गया था। इस प्रकार संभावना जितनी असंभावित थी, उसने इसे आजमाने का निर्णय लिया। शायद ये सिर्फ एक चमत्कार हो सकता है कि उसके करीबी रिश्तेदारों को ठीक होने के लिए इसे आजमाना होगा। प्रत्येक बोतल की कीमत 20 तलवार मंडप सिक्के। विपिन ने उत्तर दिया। 20 तलवार मंडप सिक्के? आप बैंक लूटने क्यों नहीं जाते? युवती आश्चर्यचकित थी।
सामान्य पुनर्प्राप्ति गोलियां यहाँ तक कि स्यूडो इमोर्टल टियर की गोलियां भी केवल 10 तलवार मंडप सिक्कों के लायक थी। फिर भी यह जैड बोतल जो साफ पानी से अलग नहीं लगती थी, वास्तव में उसकी कीमत 20 तलवार मंडप सिक्के थी। आप जरूर मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे होंगे, युवा महिला। मेरा सामान मेरे द्वारा वसूले जाने वाले हर एक सिक्के के लायक है, जिस कारण से मैं प्रीमियम कीमत वसूलने का साहस करता हूँ वह ये है कि मुझे अपनी दवा पर भरोसा है, अन्यथा मैं इस तरह एक स्टैंड स्थापित करने के लिए मारे जाने की मांग करता। बिपिन ने युवा महिला को जवाब दिया, अगर आपको ये बहुत महंगा लगता है तो आप शांति से इसे न खरीदने का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन बस ये जान लें कि यह कीमत कभी नहीं बदलेगी। जिसके बाद बिपिन ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे कि उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि युवती खरीदना चाहती है या नहीं। उन्होंने वास्तव में स्वयं कभी व्यवसाय नहीं किया था, लेकिन कई किताबें पढ़ने के कारण उन्हें व्यवसायियों द्वारा उपयोग की जाने वाली सामान्य युक्तियों और मनोवैज्ञानिक हेरफेर के बारे में पता था। यदि वह अपने माल को बढ़ावा देने के लिए बेतहाशा कोशिश करते तो इससे उनका उत्पाद कम विश्वसनीय दिखाई देता। इसके विपरीत यदि वह एक उच्च दृष्टिकोण बनाए रखता है जिससे दूसरों के लिए उसे पढ़ना असंभव हो जाता है, तो इस बात की अधिक संभावना है कि वह दूसरों का विश्वास जीतने में सक्षम होगा। इसके अलावा जो नहाने का पानी वह बेच रहा था वह उतना ही चमत्कारी था जितना उसने दावा किया था, और देखने से ऐसा लग रहा था कि बिपिन की चाल वाकई काम कर रही है। किसी भी अन्य परिस्थिति में युवती बिना किसी हिचकिचाहट के चली जाती, हालांकि तथ्य ये है कि वह पानी की बोतल के प्रभाव को देखने में असमर्थ थी और विक्रेता द्वारा दिखाया गया विचित्र आत्मविश्वास वाला रवैया उसे झिझक रहा था। उसके करीबी रिश्तेदार जिस स्थिति से पीड़ित थे उसे कोई भी सामान्य दवा ठीक नहीं कर सकती थी, इसलिए दवा के चारों ओर रहस्य की हवा उस युवा महिला में घूम गई। आखिरकार वह जो तलाश रही थी वह एक चमत्कार था, एक अलौकिक शक्ति जो किसी तरह इसे हासिल कर सकती थी, असंभव। एक पल की झिझक के बाद उसने एक बोतल ली और चिल्लाते हुए कहा, ठीक है, मैं आपकी दवा खरीदूंगी। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जिसके साथ खिलवाड़ किया जाए। यदि आपकी दवा काम नहीं करती है तो मैं आपका पता लगाऊंगी और आपको दवा दिखाऊंगी। मेरे साथ धोखाधड़ी करने का साहस करने के परिणाम निश्चिंत रहें। अगर मेरी दवा अप्रभावी रही तो मैं अपना ही स्टोर तोड़ दूंगा, इससे पहले कि आप एक शब्द भी बोल सके। बिपिन ने बिल्कुल लापरवाही से जवाब दिया, जैसे कि उसने अतीत में ऐसे बहुत सारे शब्द सुने हों। वह इस नहाने के पानी को एक बार बेचने की योजना बना रहा था। एक बार ईथर टोकन प्राप्त करने के बाद उसे पैसे कमाने के लिए ऐसे तरीकों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। आखिरकार वह द्वंद्व युद्ध के माध्यम से पैसे कमाने में पेशेवर था। ये सबसे अच्छा होगा, युवती ने उत्तर दिया। उसने एक बैग निकाला और उसे यूं ही उछाल दिया, यहाँ आपके 20 तलवार मंडप सिक्के हैं। जिसके बाद युवती मुड़ी और भीतरी शिष्यों के बाजार से बाहर चली गई। बिपिन ने उत्साहपूर्वक बैग खोला और उसमें रखी सामग्री को तेजी से गिना। वास्तव में उसमें 20 तलवार मंडप के सिक्के थे। उसने सोचा कि खरीदार ढूंढने से पहले उसे कुछ और दिनों के लिए बाजार में डेरा डालना होगा, लेकिन चीजें उसकी सोच से कहीं अधिक सुचारू रूप से चल रही थी। अपने पैरों पर खड़ा होकर वह अपना सामान समेटने ही वाला था कि तभी उसके सामने बैठा विक्रेता अचानक उसके पास आया और दया से अपना सिर हिलाया। आपको जितनी जल्दी हो सके भाग जाना चाहिए। वास्तव में आपको कुछ समय के लिए आरोही बादल तलवार मंडप छोड़ देना चाहिए, अन्यथा आपको जल्द ही मांस के पेस्ट में कुचल दिया जा सकता है। अध्याय 1953। बुजुर्ग श्रीकांत। आप ऐसा क्यों कहते हैं? बिपिन ने संदेह से भौहें सिकोड़ लीं। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ?
भीतर के शिष्य ने सहानुभूति से विपिन की ओर देखा। क्या आप जानते हैं कि जो युवती पहले आई थी वह कौन है? विपिन ने सिर हिलाया। वह हमारे संप्रदाय के 3 बड़े बुजुर्गों में से एक बड़े श्रीकांत की पोती है। पूनम भीतर के शिष्य ने अपना सिर हिलाया। उसकी शक्ल से धोखा मत खाओ, वह पहले भले ही सौम्य लगती हो लेकिन वास्तव में वह मादा डायनासोर से अलग नहीं है। उसकी बदनामी चारों ओर फैल गई है, संपूर्ण संप्रदाय और यहाँ तक कि उसके साथी प्रमुख शिष्यों ने भी उसे पार करने की हिम्मत नहीं की। उसे आपकी पानी की बेकार बोतल को बेचने के लिए, इतने पैसे खर्च करने के लिए धोखा देने की हिम्मत की। जब तक आप संप्रदाय में रहेंगे तब तक वह आपको किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगी। यदि आप अपने कबीले को पत्र लिखना शुरू कर सकते हैं ताकि वे आपके अंतिम संस्कार की तैयारी कर सके। कम से कम आपके शरीर को इकट्ठा करने के लिए कोई तो होगा। आप मादा डायनासोर। विपिन की भौहें तन गई। हालांकि पहले उस युवती के मिलनसार रवैये से उसे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। ऐसा लगता है कि आप मेरी बातों पर संदेह कर रहे हैं। पिछले साल हातिम नाम का एक मुख्य शिष्य उसके सामने कबूल करने गया था, लेकिन उसने उसे द्वंद्व रिंग में खींच लिया और उसके क्रोच पर एक भयानक लात मारी। यहाँ तक कि अब भी वह अपनी चोटों से उबर नहीं पाया है। कुछ महीने पहले नमन नामक एक अन्य मुख्य शिष्य ने किसी बात के कारण उसे नाराज कर दिया था और उसे इतना पीटा गया था कि वह पूरे 1 महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहा था। मैं उत्सुक था और उसके वार्ड पर एक नज़र डाली और मैं आपको बता सकता हूँ कि वह अधिक दुखी लग रहा था जितना आप कभी सोच सकते हैं। ये घटना कई हफ्ते पहले की है, जहाँ कोमल नाम की एक मुख्य शिष्या ने आपकी तरह ही नकली दवा बेचने की कोशिश की थी। उसने उसका सिर नदी के पानी में फेंक दिया और लगभग उसे डुबा दिया। इतना ही नहीं, उसने अंत में उसकी जीभ का आधा हिस्सा भी काट दिया। दूसरों को कड़ी चेतावनी भेजें। ये देखते हुए कि मुख्य शिष्य भी उसके शिकार हो गए हैं, क्या आपको लगता है कि आप उसे धोखा देने के बाद बच निकलने में सक्षम होंगे? इस विपिन ने अपना सिर खुजलाया। युवती की शक्ल पहले इतनी नाजुक थी कि उसे उस राक्षसी के साथ जोड़ना मुश्किल था जिसका वर्णन अभी आंतरिक शिष्य ने किया था। ये देखकर कि विपिन को अभी भी अपनी बातों पर संदेह था, आंतरिक शिष्य ने पूछने से पहले गहरी आह भरी। क्या आप जानते हैं कि वह कितनी शक्तिशाली है? विपिन ने सिर हिलाया। पिछले साल जब वह हातिम से लड़ी थी तो वह पहले ही स्वर्गीय छद्म अमर तक पहुंच चुकी थी। तब से उसने एक और कदम आगे बढ़ाया है या नहीं, मैं इसे आपकी कल्पना पर छोड़ता हूं। आंतरिक शिष्य ने विपिन से अपना रोक खींचते हुए कहा, किसी भी मामले में मुझे कुछ दूरी रखने दीजिए हमारे बीच। सबसे पहले जब वह अंततः आपका नरसंहार करने के लिए आती है तो मैं फंसाया नहीं जाना चाहता। यह निश्चित है कि आजकल व्यवसाय करना कठिन हो गया है। मुझे न केवल कम प्रोफाइल रखनी है बल्कि मुझे उन लोगों से भी सावधान रहना है जो मौत की मांग कर रहे हैं। क्या परेशानी है? विपिन अवाक रह गए। ये ठीक है, आपको हिलने की जरूरत नहीं है। मैं अपने लिए एक ईथर टोकन प्राप्त करने के बाद जा रहा हूँ। विपिन ने अपना स्टैंड पैक किया और खड़ा हो गया। उसके बाजार जाने का मुख्य कारण अपने लिए एक ईथर टोकन प्राप्त करना था, क्योंकि उसके पास पर्याप्त पैसा था। उसे बस वह चीज़ प्राप्त करनी थी जिसके लिए वह गया था और वह जाने के लिए तैयार हो जाएगा। मुझे एक ईथर टोकन चाहिए। यहाँ 20 तलवार मंडप के सिक्के हैं, विपिन ने कहा और वह विपरीत विक्रेता के पास गया और पैसे का बैग उछाल दिया। ये पर्याप्त नहीं होगा, ईथर टोकन की कीमत अभी बढ़ गई है। आपको अब 25 तलवार मंडप सिक्के का भुगतान करना होगा। स्टोर के प्रभारी आंतरिक शिष्य ने विपिन पर पैसे का बैग वापस फेंक दिया। कीमत अभी बढ़ गई है। क्या आपने नहीं कहा कि पहले इसकी कीमत केवल 20 तलवार मंडप सिक्के थी? विपिन ने भौहें चढ़ा लीं। ये वास्तव में पहले केवल 20 था, लेकिन अब जब आपने पूनम को नाराज कर दिया है तो आप निश्चित रूप से मर
चुके हैं। अगर उसे पता चलता है कि मैंने आपको कुछ बेचा है और मेरे लिए परेशानी खड़ी कर दी है तो मुझे क्या करना चाहिए? अतिरिक्त 5 तलवार मंडप सिक्के बस हैं मेरे लिए एक मानसिक आश्वासन और आपातकालीन चिकित्सा शुल्क। ये केवल इसलिए है क्योंकि मैं आपके करीब हूँ कि मैंने कीमत में केवल कुछ तलवार मंडप सिक्कों की बढ़ोतरी की है। अगर यह कोई और होता तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं बेचता। आंतरिक शिष्य जोर देकर कहा। यूबिपिन का चेहरा घूम गया। क्या वह कथित मादा डायनासोर सचमुच इतनी डरावनी थी? ऐसे ही हार मानने को तैयार न होते हुए बिपिन इथेरियल टोकन बेचने वाली अन्य दुकानों पर गए, लेकिन कोई भी विक्रेता उन्हें टोकन बेचने को तैयार नहीं था। स्पष्ट रूप से खबर है कि वह इस बात से नाराज था कि मादा डायनासोर पहले ही फैल चुकी थी। फंसने से बचने के लिए अब कोई भी उसके साथ व्यापार करने को तैयार नहीं था। उन साथियों, बिपिन ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। उस पल वह वास्तव में वही करना चाहता था जो किराब ने सुझाया था और बस उन्हें लूट लेना चाहता था। उसके द्वारा किए गए सभी प्रयासों के बाद ये पता चला कि अब कोई भी उसे ईथर टोकन बेचने को तैयार नहीं था। भूल जाओ, बिपिन ने गहरी आह भरी। उसे ईथर टोकन प्राप्त करने के लिए अन्य साधन खोजने होंगे। जैसे ही वह जाने वाला था, किराब अचानक उसके पास आया और बोला, यंग मास्टर, मैंने आपके द्वारा अनुरोधित ईथर टोकन सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। जिसके बाद उसने उनमें से 2 को पार कर लिया। किराब के हाथों में ज़ेड टोकन को देखकर बिपिन ने अविश्वास से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। अपने आधे दिन के प्रयास के बाद भी वह एक भी ईथर टोकन प्राप्त करने में सफल नहीं हो सका। आखिर उसके इस अविश्वसनीय अधीनस्थ ने 2 कैसे प्राप्त कर लिए? क्या मैंने आपको पहले नहीं बताया था कि मैंने एक खूबसूरत आंतरिक शिष्य को देखा था? किराब अपना सिर खुजलाते हुए थोड़ा हंसा था। जैसे ही वह स्थिति को स्पष्ट करने वाला था, बिपिन ने अचानक लगभग 300 जिन की एक विशाल महिला को उसके ऊपर चलते देखा। डार्लिंग, चलो जल्दी करें, मेरा बिस्तर बहुत बड़ा और विशाल है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बेहद नरम है। हाँ प्रिय, मैं ठीक हो जाऊंगा, किराब ने जवाब में मधुरता से सिर हिलाया। वह बिपिन की ओर मुड़ा और कहा, यंग मास्टर, मैं एक पल के लिए जा रहा हूँ, लौटने के बाद मैं आपको विवरण समझाऊंगा। फिर वह महिला को अपनी बाह पर लेकर उत्साहपूर्वक आंतरिक शिष्यों के बाजार से बाहर निकल गया। बिपिन ने अपना माथा पकड़ लिया। उस दिन उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपनी आंखें खोल दी हों। लेकिन चाहे किराब ऐसा करने में कैसे भी कामयाब रहा, इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसके पास कुछ क्षमताएं थीं। कुछ ही घंटों में उसने न केवल 2 ईथर टोकन हासिल कर लिए, बल्कि उस महिला के बिस्तर पर खुद के लिए आरक्षण भी हासिल कर लिया। लेकिन अगर उसने भौतिक संपत्ति के लिए अपने अधीनस्थ को बेचने के मुद्दे पर अधिक गहराई से सोचा तो क्या इससे वह वास्तव में दलाल नहीं बन गया? बाजार छोड़ने से पहले बिपिन थोड़ा कांप उठा और उसने तुरंत उन विचारों को अपने दिमाग से निकाल दिया। बुजुर्ग श्रीकांत के आवास के ऊपर आकाश में एक जानवर की तीखी आवाज गूंज उठी, ऊपर से छलांग लगाते हुए। पूनम ने तेजी से दरवाजा खोला और आवास में भाग गई। युवा मालकिन, एक बूढ़ा आदमी, पूनम का स्वागत करने के लिए आगे आया। वह बड़े श्रीकांत का निजी बटलर अमर था। अमर बड़े श्रीकांत के साथ बड़ा हुआ था और उन दोनों ने एक ही समय में आरोही बादल तलवार मंडप में प्रवेश किया था। भले ही अमर संप्रदाय में प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन जो लोग उससे परिचित थे वे जानते थे कि वह एक सामान्य बूढ़े से कहीं अधिक था आदमी। ऐसा प्रतीत होता है कि पूनम एक बार फिर बड़े श्रीकांत के लिए कुछ स्वास्थ्यवर्धक जड़ी बूटियां ढूंढने निकली थी। अमर ने युवा मालकिन को सलाह देने से पहले गहरी सांस ली। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन पुराने मास्टर की चोटें ध्वस्त अंतरिक्ष शहर की यात्रा के दौरान पीछे रह गईं, उनके घाव भर गए हैं। किसी प्रकार की रहस्यमय ऊर्जा जो उसे भीतर से तोड़ देती है। संप्रदाय ने पहले से ही अपने निपटान में सब
कुछ करने की कोशिश की है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं वास्तव में नहीं सोचता कि आप बाहरी शिष्यों और आंतरिक शिष्यों के बाजारों से कुछ भी खरीद सकते हैं जो होगा पुराने मास्टर युवा मालकिन पर प्रभावी हो। मैं ढहे हुए अंतरिक्ष का शहर छोड़े गए महाद्वीप पर सबसे मायावी स्थानों में से एक था। वहाँ अनगिनत खजाने छिपे हुए थे लेकिन महान खतरे उन लोगों का इंतजार कर रहे थे जिन्होंने इसकी धरती पर कदम रखने की हिम्मत की थी। यदि श्रीकांत की पहचान एसेंडेंट क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन के तीसरे बुजुर्ग के रूप में होती तो ये सिर्फ एक सामान्य चोट होती। उनका इलाज बहुत पहले ही कर दिया गया होता। हालांकि उनकी चोट की विशिष्ट प्रकृति ने मामले को जटिल बना दिया। जो कुछ भी उन्होंने उस पर आजमाया था वह व्यर्थ था। इसके अलावा उसकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी और संभवतः उसके पास केवल कुछ ही दिन बचे थे। यही कारण था कि पूनम किसी चमत्कार की उम्मीद में हर दिन हर तरह की रहस्यमयी गोलियों और दवाओं के लिए बाहर जाती थी लेकिन वास्तव में ये सब शून्य था। पूनम ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और कहा, मुझे पता है कि तुम जो कह रहे हो वह सच है, लेकिन वह कैसे नहीं जानती थी कि उसके प्रयासों से कोई प्रतिफल मिलने की संभावना नहीं है। लेकिन उसका दिल इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि वह खाली बैठे रहे और अपने इकलौते रिश्तेदार को इस तरह मरते हुए देखे। पूनम के विचारों को जानकर अमर ने हल्की सी आह भरी और कहा, तो इस बार तुम क्या लेकर आए हो? क्या तुम मुझे इसे देखने दोगी? यह वही है जो पूनम ने जैद बोतल दी थी जो उसने अभी खरीदी थी। अमर ने जैद की बोतल ली और उसे खोला और एक झटका मारा। जल्द ही उसने अपना सिर हिलाया और कहा, युवा मालकिन, ये बिल्कुल भी दवा नहीं है। मैं 150 वर्षों से जीवित हूँ और मैंने अपने जीवन काल में सभी प्रकार की दवा देखी है। हालांकि इस पानी में कोई आध्यात्मिकता नहीं है, ऊर्जा बिल्कुल भी। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके साथ धोखाधड़ी हुई हो? किसी दवा के प्रभावी होने के लिए उसमें किसी के शरीर को पोषण देने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का होना आवश्यक है। हालांकि जैद बोतल में जो था वह साफ पानी से अलग नहीं था। आध्यात्मिक ऊर्जा का कोई संकेत नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि युवा मालकिन बहुत उत्साहित हो गई हो और धोखा खा गई हो? एक आंतरिक शिष्य ने इसे मुझे बेच दिया। उन्होंने कहा कि यह एक दिव्य औषधि है जो किसी भी घाव और बीमारी को ठीक कर सकती है। पूनम ने सिर झुकाए हुए कहा। जब उसने इसे खरीदा तो उसे संदेह था, लेकिन उसके दादाजी पहले से ही अपनी सीमा के करीब थे। उसे आशा के हर टुकड़े को पकड़ना था। ये बताने की जरूरत नहीं है कि जिस व्यक्ति ने उसे दवा बेची थी वह बेहद आश्वस्त था, जिससे कुछ संकेत मिलता है। आखिरकार वह संप्रदाय में बेहद प्रसिद्ध थी। ऐसा कोई भी आंतरिक शिष्य या मुख्य शिष्य नहीं था जो उसके बारे में नहीं जानता था। उसे पता होना चाहिए था कि उससे झूठ बोलने की कीमत क्या होगी, और फिर भी वह इतना साहसिक दावा करने को तैयार था कि वह वास्तव में ऐसा कर सकता था। उसके दावों को पुष्ट करने के लिए कुछ है, एक दिव्य औषधि जो किसी भी घाव और बीमारी को ठीक कर सकती है। इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा का एक कण भी नहीं है, और फिर भी उसने इसे आपको बेचने की हिम्मत की। अमर ने परेशान किया। वह व्यक्ति निश्चित रूप से बेशर्म है। इसकी कीमत कितनी थी? 20 तलवार मंडप सिक्के। पूनम ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया। ट्वेंटियमा अपने शीर्ष को उड़ाने से पहले एक पल के लिए स्तब्ध रह गया था। युवा मालकिन, मुझे यकीन है कि आपके साथ घोटाला किया गया है। 20 तलवार मंडप सिक्कों के साथ आप 10 बुनियादी अमर गोलियां खरीद सकते हैं। फिर भी उसने वास्तव में साफ पानी की इस बोतल के लिए इतनी कीमत वसूल की कि वह आंतरिक शिष्य किस बुजुर्ग के अधीन है? मैं स्पष्टीकरण मांगने के लिए अभी वहां जाऊंगा। क्या वह व्यक्ति सोचता है कि वह हमारा फायदा उठा सकता है सिर्फ इसलिए कि बड़ी बाई घायल हो गई है?
बूम। उनके क्रोध के कारण उनके एक्यू पॉइंट से अपार ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। पूरा निवास अस्थिर रूप से हिलने लगा और उनके क्रोध के कारण ढहने की कगार पर पहुंच गया। बड़ी बाई शायद घायल हो गई थी और मौत के कगार पर थी, लेकिन जब तक अमर जीवित था वह किसी को भी युवा मालकिन का फायदा उठाने की इजाजत नहीं देगा। वह आंतरिक शिष्य मौत को दावत दे रहा था। मैं इसे खरीदने को तैयार था। उसने मेरे साथ धोखाधड़ी नहीं की। पूनम का चेहरा लाल हो गया। दूसरे पक्ष ने कहा कि अगर वह चाहती तो उसके पास इसे खरीदने का विकल्प था और उसने उस पर निर्णय लेने के लिए दबाव नहीं डाला। उन शब्दों से अमर का गुस्सा बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ। आप उसे खरीदने के लिए तैयार थे। उसने आपको धोखा देने के लिए कुछ फूलों वाले शब्दों पर भरोसा किया होगा। ठीक है, भले ही इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा हो या नहीं, क्योंकि हमने इसे पहले ही खरीद लिया है। आइए इसे दादाजी को दें और देखें कि यह काम करता है या नहीं। मुख्य शयन कक्ष में जाने से पहले ही पूनम ने हस्तक्षेप किया। बिस्तर के पास खड़ी होकर पूनम ने एक बूढ़े आदमी के मुरझाए हुए चेहरे को दर्द भरी नजरों से देखा। उसकी छाती में एक गहरा गड्ढा था और उस जगह का मांस सड़ने लगा था, जिससे तीखी गंध आ रही थी। इस बुजुर्ग की आंखें कसकर बंद थीं। पहले का हंगामा भी उसे जगाने के लिए पर्याप्त नहीं था। दादाजी आप ठीक हो जाए, बुजुर्ग की मदद करते हुए पूनम बुदबुदाई और जैड बोतल में पानी धीरे धीरे उसके मुंह में डाल दिया। काम पूरा करने के बाद उसने कुछ देर इंतजार किया, लेकिन सड़ते हुए मांस में कोई सुधार नहीं दिखा। धीरे धीरे पूनम का चेहरा काला पड़ गया। इसमें बिल्कुल भी आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, इसलिए दवा निश्चित रूप से नकली होगी। युवा मालकिन, आपको भविष्य में इन धोखेबाजों की बातें नहीं सुननी चाहिए। यहाँ तक कि चिकित्सा में विशेषज्ञ संप्रदाय के बुजुर्गों ने भी पुराने मास्टर का इलाज करने की कोशिश की है, लेकिन वे ऐसा करने में असमर्थ रहे। कुछ भी करो तो केवल शिष्यों द्वारा बेची जाने वाली दवा कैसे प्रभावी हो सकती है। अमर ने गहरी आह भरी। तभी एक धीमी आवाज सुनाई दी, खांसी खांसी खांसी, तुमने मुझे क्या दे दिया। पूनम और अमर की आंखें झटके से धीरे धीरे चौड़ी हो गईं, इससे पहले कि वे जल्दी से अपनी नजरें घुमाते। किसी समय बेहोश बुजुर्ग श्रीकांत ने एक बार फिर अपनी आंखें खोलीं। वह अभी भी कमजोर स्थिति में था, लेकिन आखिरकार इतने लंबे समय के बाद उसे होश आ गया था। अध्याय 1994 सट्टेबाजी। ये दवा है असरदार। पूनम की आंखें उत्तेजना से लाल हो गईं। वह अपने दादाजी की स्थिति के बारे में अधिक जानती थी। यदि उनकी बेहतर खेती नहीं होती तो उनकी पहले ही मृत्यु हो चुकी होती। फिर भी वह अपने जीवन के अंत के करीब पहुंच रहे थे। सबसे अधिक संभावना है कि वह अगले 2 दिनों के भीतर अंतिम सांस लेंगे। इस प्रकार यह उनके लिए चौंकाने वाला था कि उसके दादाजी साफ पानी की एक बोतल पीने के बाद उठेंगे और बोलेंगे। यहाँ तक कि उनके संप्रदाय की सबसे उन्नत जीवन निरंतरता गोली का भी इतना उल्लेखनीय प्रभाव नहीं था। ओल्ड मास्टर। अमर तुरंत बड़े श्रीकांत को ऊपर उठाने में मदद करने के लिए दौड़ा। साथ ही उसने अपनी आंतरिक स्थिति की जांच करने के लिए अपनी झेकी को दूसरे पक्ष के शरीर में डाल दिया। एक क्षण बाद उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं जब उन्होंने टिप्पणी की कि ओल्ड मास्टर की चोटें वास्तव में थोड़ी ठीक हो गई हैं। हालांकि सुधार बहुत स्पष्ट नहीं था, लेकिन यह एक तथ्य था कि दवा ने काम किया था। विनाशकारी ऊर्जा जो बुजुर्ग श्रीकांत के अंगों, झेकी और आत्मा को नष्ट कर रही थी, वास्तव में उस पर अंकुश लगा दिया गया था। वह विनाशकारी ऊर्जा पतन अंतरिक्ष शहर की एक अनोखी और अजेय शक्ति थी, और दुनिया में ऐसी कोई ज्ञात दवा नहीं थी जो इसका इलाज कर सके। कौन जानता था कि स्वच्छ पानी की बोतल जो पूनम अपने साथ लाई थी वह अकल्पनीय उपलब्धि हासिल कर लेगी। युवा मालकिन, आपने दवा की वह शीशी कहाँ से खरीदी? अमर ने उत्सुकता से पूछा।
मैंने इसे आंतरिक शिष्यों के बाजार से खरीदा था। पूनम तुरंत अपनी सदमे की स्थिति से बाहर आ गई। आपने सिर्फ एक बोतल खरीदी। संभवतः दवा की अपर्याप्त मात्रा के कारण बुजुर्ग श्रीकांत थोड़ा ही ठीक हो पाए थे। फिर भी वर्तमान स्थिति से यह स्पष्ट था कि साफ पानी में बुजुर्ग श्रीकांत की चोटों को रोकने का प्रभाव था। जब तक उन्हें इसकी पर्याप्त मात्रा मिली तब तक ये ठीक था। बुजुर्ग श्रीकांत के लिए उस पीड़ा से पूरी तरह उबरना संभव था जिससे संप्रदाय के सभी चिकित्सक स्तब्ध थे। मैंने सोचा कि यह भी एक घोटाला हो सकता है, इसलिए मैंने इसे आजमाने के लिए एक खरीदा। पूनम का चेहरा लाल हो गया। ये बिल्कुल भी घोटाला नहीं है। ये शब्द के हर अर्थ में एक सच्ची दिव्य औषधि है। जल्दी से मुझे वहाँ ले चलो। अमर ने आंदोलन में आग्रह किया। हमें इसमें से उतना ही खरीदना होगा जितना वहाँ है। अगर हम इसे पर्याप्त रूप से इकट्ठा कर लें तो ओल्ड मास्टर निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। वाह हाँ, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अमर के रवैये से पूनम को एहसास हुआ कि इस बार वास्तव में एक चमत्कार हुआ है। इस प्रकार वह तेजी से बाहर निकली और अपने हवाई जानवर पर छलांग लगा दी। ये बहुत धीमा होगा, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। लेकिन इससे पहले कि हवाई जानवर उड़ पाता, अमर की आवाज़ अचानक हवा में सुनाई दी, जिसके बाद पूनम को लगा कि उसका शरीर जमीन से ऊपर उठ रहा है और आश्चर्यजनक गति से सीधे आंतरिक शिष्यों के बाजार की ओर बढ़ रहा है। उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में केवल कुछ ही सांसें लगी। उतरते ही उसने सबसे पहले जो काम किया वह वहां पहुंची जहां उसने दवा खरीदी थी, लेकिन वह पहले ही खाली हो चुकी थी। भय से अपनी आंखें चौड़ी करते हुए वह तुरंत बगल वाले विक्रेता की ओर मुड़ी और उत्सुकता से पूछा कि वह व्यक्ति जो पहले आपके बगल में दवा की जेड बोतलें बेचता था वह कहाँ गया। विक्रेता मादा डायनासोर को इतनी तेजी से लौटते देखकर भयभीत हो गया और उसके पास एक बुजुर्ग भी था जो उसके साथ उड़ सकता था। विक्रेता ने डरते हुए जवाब देने से पहले थोड़ा डर गया कि वह पहले ही जा चुका है। क्या आप जानते हैं कि वह किस वंश से हैं या वह किस बुजुर्ग के अधीन हैं? मुझे नहीं पता, विक्रेता ने उत्सुकता से उत्तर दिया। वह आज ही आया है, इसलिए हम उससे परिचित नहीं हैं। भले ही उसने आपको नकली दवा बेची हो, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। यह सही है, यह सही है। हम वास्तव में उसे बिल्कुल नहीं जानते। हम जानते थे कि उसने आपको नाराज कर दिया है, इसलिए हमने उसे वह सामान भी नहीं बेचा जो वह चाहता था। मुझे पता था कि वह एक अच्छा इंसान नहीं था। अगली बार जब वह आएगा तो मैं उसे सबक सिखाना सुनिश्चित करूंगा ताकि वह कभी भी आंतरिक शिष्यों के बाजार में कदम रखने की हिम्मत न कर सके दोबारा। अन्य विक्रेताओं ने तुरंत खुद को पहले वाले युवक से दूर करने की कोशिश की। जब से वह इन चेलों के बाजार में पहुंची तब से वे उस पर कड़ी नज़र रख रहे थे, इसलिए उन्होंने उसे पहले उस युवक से नकली दवा खरीदते हुए देखा था। ये देखते हुए कि पूनम इतनी जल्दी कैसे लौट आई थी, संभावना थी कि उसे एहसास हो गया था कि वह धोखा दिया और उस युवक को सबक सिखाने के लिए वापस चले गए। फंसने से बचने के लिए उनके पास इस मादा डायनासोर को खुश करने के लिए युवक को नीचे गिराने से पहले उससे दूरी बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये देखकर कि हर कोई उस युवक के खिलाफ कितने आक्रोश से बोल रहा था, पूनम एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसके स्वर में घबराहट के संकेत के साथ उसने पूछा कि आप क्या बात कर रहे हैं? बगल वाले विक्रेता ने पूछा, क्या उसने आपको नकली दवा नहीं बेची? उनकी दवा असली है। मैं उन्हें धन्यवाद देने के साथ साथ कुछ और बोतलें खरीदने के लिए यहाँ आई हूँ, पूनम ने जवाब दिया। उसकी दवा असली है। अन्य विक्रेता सभी अवाक रह गए। इस तरह के एक अनौपचारिक स्टोर द्वारा इस तरह का अतिरंजित दावा करना वास्तविक था। क्या वह अपना सामान बेचने के लिए यहाँ नहीं आया था? वह इतनी जल्दी क्यों चला गया? पूनम ने पूछा। उसने आसपास के लोगों के हाव भाव में एक विसंगति को ध्यान से देखा, इसलिए उसने भौं के साथ कहा, मैं सच्चाई
के अलावा कुछ भी नहीं सुनना चाहती। मुझे यकीन है कि आप इसके परिणामों को समझते हैं। मुझसे झूठ बोल रही है। वह दवा बेचने के लिए यहाँ इसलिए आया था क्योंकि वह ईथर टोकन खरीदना चाहता था। हालांकि हमने सोचा कि उसने आपको नाराज कर दिया है, इसलिए हमने उसे दवा बेचने से इनकार कर दिया और उसे चले जाने का आग्रह किया। आपने उससे जाने के लिए आग्रह किया। पूनम अंततः समझ गई कि क्या हो रहा था और उसका रंग अविश्वसनीय रूप से भयानक हो गया। वह मेरे दादा का दाता है, फिर भी आप में से कई लोगों ने उसे इधर उधर धकेलने का साहस किया। क्योंकि यह मामला है मादा डायनासोर के रूप में पूनम की प्रतिष्ठा सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थी। जैसे ही उसे किसी ऐसी चीज का सामना करना पड़ा जिससे वह असहमत थी, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के एक कदम उठाया और उसके वार निर्दयी थे। कुछ ही क्षणों में भीतरी शिष्य बाजार के सभी विक्रेता जमीन पर पड़े दर्द से कराह रहे थे। अपनी कमर पर हाथ रखते हुए वह बर्फीली ठंडी आवाज में बोली, अभी उसे ढूंढो। अगर तुम उसे रात होने से पहले नहीं ढूंढ पाए तो मैं तुम्हें पीटने का एक और दौर इंतजार करूंगी। भागने की कोशिश मत करो, यह व्यर्थ है। उनके अलावा जो संप्रदाय छोड़ दिया है या मर गए हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिस पर मेरी नज़र पड़ी हो जो मुझसे दूर हो गया हो। भीड़। आखिर उन्हें कैसे पता चला कि ऐसी संदिग्ध दुकान में बेची जाने वाली दवा वास्तव में प्रामाणिक होगी? आखिर उन्होंने ऐसा क्या गलत किया कि उन्हें इस तरह का व्यवहार करना पड़ा? इस बीच बिपिन अपने आवास पर लौट आए थे। उसने किराब से प्राप्त ईथर टोकन में से एक को निकाला और उस पर खून की एक बूंद टपका दी, जिसके बाद उसने अपनी चेतना को उसमें डुबो दिया। ईथरियल टोकन को सक्रिय करने का पूर्व अनुभव होने के कारण उनकी गतिविधियां पहले की तुलना में बहुत तेज थीं। स्टारलाइट सिटी के ईथर हॉल के विपरीत, जब मास्टर सेक ने एसेंडेंट क्लाउड्स वोर्ड पवेलियन के ईथर हॉल में प्रवेश किया तो उनका कोई परिचय नहीं था। उन्होंने तुरंत अपनी शारीरिक स्थिति की जांच की और पाया कि उनकी खेती वास्तव में प्राचीन ऋषि एक डैन में हुई थी। इससे उसे काफ़ी राहत महसूस हुई। वह स्टारलाइट सिटी के ईथर हॉल में सेंट एक डान में अपनी खेती को दबाने का आदी नहीं हो सका। वहाँ बहुत सारे युद्धाभ्यास थे जिन्हें वह अपनी ताकत और गति की सीमाओं के कारण पूरा नहीं कर सका, इसलिए ऐसा हुआ। यह उसके लिए काफ़ी निराशाजनक रहा था। बिपिन ने सोचा, मैं अब अपने आप को धारीधर नहीं कह सकता। स्टारलाइट सिटी के ईथर हॉल में उसने अपना नाम धारीधर रखा था और अंकित और अन्य लोगों से लड़ाई की थी। वर्तमान में बुजुर्ग लू यून और अन्य लोगों ने सोचा था कि दीपक धारीधर था, इसलिए अगर यह नाम अभी सामने आया तो यह अविश्वसनीय रूप से संदिग्ध होगा। यदि वह संप्रदाय के नेता और बुजुर्गों को इस नाम से परेशान करने की हिम्मत करता तो शायद वे अगले ही पल उसके दरवाजे पर दस्तक दे देते। चूंकि ईथर हॉल में ये सिर्फ एक उपनाम है, इसलिए मुझे इस पर इतना अधिक विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बस एक यादृच्छिक उपनाम के साथ क्यों नहीं जाता? बिपिन ने एक उपनाम के साथ आने से पहले एक पल के लिए विचार किया, जिससे वह संतुष्ट था। चलो साथ चलते हैं, मालदार। मैं चालू हूँ। सच कहें तो उन्हें खुद को धारीधर कहने का अफसोस था। जब भी दूसरे लोग उसे उस उपनाम से बुलाते थे तो उसे ऐसा लगता था जैसे उसके पूरे शरीर पर उठने वाले रोंगटे खड़े हो जाने के कारण उसके बाल झड़ जाएंगे। ये बहुत ही कर्कश था। दूसरी ओर मालदार उनके स्वभाव और विनम्र व्यक्तित्व के अनुकूल थे। नाम चुनने के बाद बिपिन आगे बढ़े और उनके सामने एक बड़ा महल दिखाई दिया, जिसके शीर्ष पर एक विशाल पट्टिका लटकी हुई थी जिस पर लिखा था, आरोही बादल तलवार मंडप, ईथर हॉल। बिपिन ने धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर चला गया। उसके सामने जो हलचल मची वह अद्भुत थी। भारी भीड़ सड़कों पर चल रही थी। लगभग हर किसी की पीठ पर तलवार थी और वह हवा में तलवार के इरादे को महसूस कर सकता था।
वह एक राहगीर के पास गया और कुछ बुनियादी जानकारी के बारे में पूछा। अन्य ईथर हॉल की तरह स्वॉर्ड पवेलियन सिक्के अर्जित करने का सबसे तेज तरीका द्वंद्व रिंग में लड़ना था। ये सेटिंग बिपिन के साथ बिल्कुल ठीक काम करती थी। इस प्रकार वह जिस प्रथम स्थान की ओर गया वह द्वंद्व युद्ध था। अंगूठी, डिंग 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 डिंग। उसी समय रिंग में दो युवक लड़ रहे थे। चूंकि ईथर हॉल में किसी की उपस्थिति को बदलना संभव था, इसलिए दोनों सेनानियों में से किसी एक की वास्तविक पहचान बताना असंभव था। इसलिए भीड़ को दो सेनानियों के बीच बेहतर अंतर करने के लिए दोनों सेनानियों ने अलग अलग रंगों के कपड़े पहने हुए थे, एक हरे रंग का और एक सफेद। हरे कपड़े पहने युवक की तलवार चलाने की कला शक्तिशाली और तेज थी, जिससे उसका सामना करना मुश्किल हो रहा था। दूसरी ओर सफेद कपड़े पहने युवक अपने पैरों पर बेहद फुर्तीला था और उसकी तलवार चलाने की कला हल्की और लचीली थी। अपनी तलवार चलाने की कला में भारी अंतर के बावजूद वे एक दूसरे के साथ समान आधार पर लड़ रहे थे। इतना खराब भी नहीं। थोड़ी देर देखने के बाद बिपिन ने सहमति में सिर हिलाया। जैसा कि आरोही बादल तलवार मंडप के आंतरिक शिष्यों से अपेक्षा की गई थी, उनकी तलवारबाजी वास्तव में अंकित और अन्य की तुलना में उच्च स्तर पर थी। उन्होंने पहले से ही अपनी तलवारबाजी के साथ अपना व्यक्तिगत रास्ता बना लिया था और उनके द्वारा किए गए प्रत्येक आंदोलन के पीछे उनकी अपनी गहरी अवधारणा थी। छोटी उम्र में ही उनमें दादी दादियों जैसा स्वभाव विकसित हो गया था। यहाँ तक कि विराट और मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के अन्य लोगों की तलवारबाजी की तुलना भी इससे नहीं की जा सकती। भाई, क्या आप शर्त लगाना चाहेंगे? जब बिपिन उनकी हरकतों का अध्ययन कर रहा था तो अचानक एक धीमी आवाज उसके कानों में गूंजी। उसने अपना सिर घुमाया तो उसने देखा कि भूरे कपड़े पहने एक युवक उसके चेहरे पर डरपोक नजर से उसे देख रहा था। ईथर हॉल में लगभग सभी अवतारों को सौंदर्य फिल्टर और फोटोशॉप के माध्यम से रखा गया था, इसलिए ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस स्थान के भीतर हर कोई सभ्य दिख रहा था, फिर भी भूरे रंग के कपड़े पहने इस युवक की आंखों में एक संदिग्ध चमक थी, जिससे वह अविश्वसनीय लग रहा था। संदिग्ध बिपिन ने पूछा, ये कैसे काम करता है? 6 संप्रदायों में से एक के रूप में आरोही क्लाउड तलवार मंडप ने दुनिया के सामने एक ईमानदार और अनुशासित छवि बनाए रखी, इसलिए ये संभावना नहीं थी कि यह अपने शिष्यों को जुए में शामिल होने की अनुमति देगा। इसलिए द्वंद्व रिंग के लिए कोई आधिकारिक सट्टेबाजी सेवा नहीं थी। सबसे अधिक संभावना है कि यह युवा वह व्यक्ति कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने की उम्मीद में एक निजी सट्टेबाजी सेवा के लिए अवैध दलाल के रूप में काम कर रहा था। सरल हरे कपड़े पहने युवक पर संभावना 1 से 15 है और सफेद कपड़े पहने युवक पर संभावना 1 से 11 है। यदि आप ड्रॉ पर दांव लगाते हैं तो संभावना 1 से 5 है। भूरे वस्त्र पहने युवक ने उत्तर दिया। सफेद कपड़े पहने युवक के लिए भुगतान इतना कम क्यों है? बिपिन ने संदेह से पूछा। उसके जीतने की संभावना अधिक है। उसने अब तक 300 से अधिक लड़ाइयाँ लड़ी हैं और उनमें से उसने 200 से अधिक में जीत हासिल की है। इसका मतलब है कि उसकी तलवारबाजी जबरदस्त है। भूरे कपड़े पहने युवक ने उत्तर दिया। क्या आप शर्त लगाने का प्रयास करना चाहेंगे? श्योर, बिपिन ने मुस्कुराने से पहले द्वंद्व युद्ध रिंग पर दोनों को देखा। उन्होंने 2 उंगलियां उठाईं और कहा कि मैं हरे कपड़े पहने युवक की जीत पर 20 तलवार मंडप सिक्कों की शर्त लगाऊंगा। आप 20 तलवार मंडप सिक्कों पर दांव लगाने जा रहे हैं? भूरे कपड़े पहने युवक ने आश्चर्य से कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह अपरिचित युवक अचानक इतना बड़ा दांव लगाएगा। जैसा कि बिपिन ने सोचा था कि भूरे कपड़े वाला युवक वास्तव में एक अवैध दलाल था, जबकि आरोही बादल तलवार मंडप ने अपने शिष्यों को जुआ खेलने की अनुमति नहीं दी थी। इसके नियमों पर प्रवर्तन उतना सख्त नहीं था। जब तक कि मामला हाथ से बाहर नहीं निकल गया, इसके बारे में परेशान होंगे।
आमतौर पर निजी सट्टेबाजी सेवाओं द्वारा प्राप्त दांव 2 से 3 तलवार मंडप सिक्कों से लेकर बहुत बड़े नहीं होते थे। ये पहली बार था कि भूरे वस्त्र पहने हुए युवक ने किसी को एक ही बार में 20 तलवार मंडप सिक्के दांव पर लगाते हुए देखा था। भूरे वस्त्रधारी युवक के संदेह के जवाब में विपिन ने शांति से सिर हिलाया। सबसे पहले मैं आपको चेतावनी दूंगा कि दांव से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। भूरे कपड़े पहने युवक ने द्वंद्व रिंग पर नजर डालते हुए कहा। वर्तमान में सफेद कपड़े पहने युवक स्पष्ट रूप से लाभप्रद स्थिति में था। उसके लगातार हमले के तहत हरे कपड़े पहने युवक को बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। खुशी से हंसते हुए भूरे कपड़े पहने युवक ने एक कार्ड निकाला जिस पर 20 लिखा था और उसे ये कहते हुए आगे बढ़ा दिया कि पहले अपना पैसा मुझे दे दो। मैच के अंत में यदि आपने शर्त जीत ली है तो आप अपनी जीत प्राप्त कर सकते हैं। बेशक यदि आप ये कार्ड खो देते हैं तो ये कार्ड पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। विपिन ने सिर हिलाया। उसने पहले से ही अपना ईथर कार्ड तैयार कर लिया था और उसने अपने 20 तलवार मंडप सिक्के उसमें जमा कर दिए थे। केवल एक हल्के टैप से 20 सिक्के ग्रे लबादा वाले युवक को हस्तांतरित कर दिए गए थे। हे अपने कार्ड में अतिरिक्त 20 तलवार मंडप सिक्कों को देखकर भूरे रंग का लबादा पहने युवक भीड़ से बाहर निकलकर किनारे पर बैठने से पहले खुशी से मुस्कुराया। जल्द ही उसी तरह के कपड़े पहने एक युवा महिला वहां आए और उससे पूछा कि कैसा चल रहा है। मैं हाल ही में एक मूर्ख से मिला। उसने हरे कपड़े पहने युवक की जीत पर तलवार मंडप के 20 सिक्कों का दांव लगाया। भूरे कपड़े पहने युवक ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। 20 वह मूर्ख युवती जोर से हंसने लगी। हरे कपड़े पहने हुए युवक के जीतने का कोई रास्ता नहीं है। हमारे सूचना नेटवर्क के माध्यम से हमें पता चला है कि सफेद कपड़े पहने हुए युवक सीनियर मोहे है जबकि हरे कपड़े पहने हुए युवक जूनियर हु जियाओ है। वह 2 साल से भी कम समय पहले इस संप्रदाय में शामिल हुआ था, इसलिए वह सीनियर मोहे का मुकाबला कैसे कर सकता है। वास्तव में यह अनिवार्य रूप से 20 मुफ्त तलवार मंडप सिक्के हैं। भूरे वस्त्र पहने युवक ने मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया। हालांकि उस क्षण जैसे ही हरे कपड़े पहने युवक को द्वंद्व युद्ध रिंग के किनारे पर धकेल दिया गया, वह अचानक आगे बढ़ा और तलवार क्यूई का एक शक्तिशाली उछाल जारी किया। अचानक हुए जवाबी हमले से सफेद कपड़े पहने युवक की जान बच गई, जिससे उसकी छाती पर घातक चोट लगी। इसके साथ ही हरे कपड़े पहने युवक ने द्वंद्व जीत लिया। अध्याय 1955 सट्टेबाजी। यह मुस्कुराती हुई जोड़ी अचानक पूरी तरह से चुप हो गई। हरे कपड़े पहने युवक ने दुनिया में कैसे जीत हासिल की? अगर एक क्षण पहले वह हार नहीं रहा होता। हरे कपड़े पहने हुए युवक को पता था कि उसकी तलवारबाजी उसके प्रतिद्वंद्वी के बराबर नहीं है, इसलिए उसने हमला करने के अवसर का इंतजार करते हुए सफेद कपड़े पहने युवक को सुन्न करने के लिए कमजोर अभिनय किया। वास्तव में यहाँ द्वंद्व जीवन और मृत्यु की लड़ाई है, न कि केवल साधारण तलवारबाजी। यहाँ तक कि एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी को भी लापरवाही के क्षण में आसानी से मारा जा सकता है। ऐसी चर्चाएं चारों ओर सुनने को मिल रही थीं। वे सभी एसेंडेंट क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन के शिष्य थे और वे इस तरह के द्वंद्वों को एक प्रकार का प्रशिक्षण भी मानते थे। उन्हें ये स्पष्ट था कि हरे कपड़े पहने हुए युवक की तलवार चलाने की कला सफेद कपड़े पहने हुए युवक की तुलना में कमतर थी, लेकिन वह वही था जो आखिरी बार हंसा था। एक सच्ची लड़ाई में हमेशा वही विजेता नहीं होता जो तलवारबाजी में अधिक कुशल हो, इसमें उससे कहीं अधिक कारक शामिल होते हैं। वह साथ ही निश्चित रूप से भाग्यशाली था। भूरे रंग का लबादा पहने युवक ने अपनी सांसों के बीच शाप दिया था। आखिर वह मूर्ख उससे इतनी आसानी से 10 तलवार मंडप सिक्के कैसे जीतने में कामयाब हो गया। ये शुरुआती लोगों की किस्मत ही थी, इसके अलावा कोई कारण नहीं हो सकता था।
अरे मैं अपनी जीत को भुनाना चाहूँगा। जबकि भूरा वस्त्रधारी युवक अभी भी गुस्से में कोस रहा था, पहले वाला मूर्ख उसके पास आया और मोचन कार्ड उसे दे दिया। भूरे कपड़े पहने युवक ने अनिच्छा से उसे 30 तलवार मंडप सिक्के देने से पहले एक पल के लिए मूर्ख को देखा। इस बीच हरे कपड़े पहने युवक और सफेद कपड़े पहने युवक द्वंद्व रिंग से बाहर निकल गए और विरोधियों की एक और जोड़ी ने अपना स्थान ले लिया। जब उसने पूछा कि क्या आप फिर से जाना चाहेंगे, तो भूरे कपड़े पहने युवक की आंखों में एक चमक आ गई। भाग्य किसी व्यक्ति का एक या दो बार साथ दे सकता है, लेकिन अंतिम विजेता का निर्धारण बाधाओं से होता है। यही कारण है कि कसिनो में हमेशा घर ही पैसा जमा करता है। श्योर, विपिन ने सिर हिलाया। वहां पहुंचने के बमुश्किल 1 मिनट बाद ही बिना एक उंगली उठाए उसने पहले ही 10 तलवार मंडप सिक्के अर्जित कर लिए थे, क्योंकि उसे पैसे कमाने का इतना सुविधाजनक तरीका मिल गया था। इसलिए वह सिर्फ 10 तलवार मंडप सिक्कों के साथ रुकने वाला नहीं था। बहुत अच्छा, इस बार हम एक शर्त लगाएंगे ताकि यह अधिक निष्पक्ष हो। भूरे वस्त्र पहने हुए युवक ने मुस्कुराहट के साथ टिप्पणी करने से पहले द्वंद्व रिंग पर एक नजर डाली। मुझे देखने दो, मैं काले वस्त्र वाले मध्य की जीत पर दांव लगाऊंगा। उम्र आदमी, चूंकि यह मामला है, मैं सफेद वस्त्रधारी युवा महिला की जीत पर 30 तलवार मंडप सिक्के लगाऊंगा। विपिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगा दी। भूरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं आपके 30 तलवार मंडप सिक्कों का मिलान करूंगा। अंदर भूरे कपड़े वाला युवक पहले से ही विपिन का मजाक उड़ा रहा था कि वह कितना मूर्ख है। द्वंद्वयुद्ध रिंग के दलाल के रूप में उसके पास एक विशाल सूचना नेटवर्क था, जो उसे रिंग में अक्सर आने वाले लोगों की पहचान प्रदान करता था। जिन दो लोगों ने अभी मंच पर कदम रखा था, उनमें से काले वस्त्र पहने अधेड़ उम्र का व्यक्ति सीनियर संदीप था, जबकि सफेद वस्त्र पहने युवा महिला वरिष्ठ थी वैन। पर उन दोनों ने द्वंद्वयुद्ध रिंग में कई मौकों पर एक दूसरे से लड़ाई की थी और अक्सर सीनियर संदीप सीनियर वान से आगे निकल जाते थे और द्वंद्व जीत जाते थे। दांव पर निर्णय लेने के कुछ ही समय बाद द्वंद्व शुरू हो गया। जैसा कि भूरे कपड़े वाले युवक ने अनुमान लगाया था कि सीनियर संदीप शुरू से ही आक्रामक था, उसका हर वार सटीक और तेज था, जिससे सीनियर वान पर भारी दबाव बन गया, जिसके परिणामस्वरूप बाद वाले को बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसा लगा मानो उसे प्रतिकार करने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। भूरे वस्त्रधारी युवक ने विपिन की ओर देखा और मन ही मन उपहास किया, अरे बस तब तक इंतजार करो जब तक तुम अपने सारे पैसे नहीं खो देते। ऐसा लग रहा था कि वह इसके साथ खोए हुए 10 तलवार मंडप सिक्के वापस पाने में सक्षम होगा और यहाँ तक कि एक बड़ा लाभ भी कमाएगा। द्वंद्व रिंग में वापस आते ही यह अंततः एक बिंदु पर आ गया, जहाँ सफेद वस्त्र पहने सीनियर वान द्वंद्व रिंग के बिल्कुल किनारे पर टिकी हुई थी और ऐसा महसूस हो रहा था कि वह किसी भी क्षण इससे गिरने वाली थी। हालांकि गति में अचानक बदलाव के साथ वह फुर्तीले तेंदुए की तरह एक ओर झपटा। इस युद्धाभ्यास के परिणामस्वरूप काले कपड़े पहने सीनियर संदीप का हमला बेकार हो गया। ये हमला असाधारण रूप से भारी था, क्योंकि उनका इरादा था कि ये द्वंद्व को समाप्त करने के लिए अंतिम झटका होगा, लेकिन जब ये चूक गया तो यह एक बड़ी जिम्मेदारी में बदल गया। उन्हें एहसास हुआ कि वह बेनकाब हो गए हैं। सीनियर संदीप ने तुरंत अपनी प्रगति रोक दी और पीछे छलांग लगाने का प्रयास किया, ताकि अपनी गति फिर से हासिल करने के लिए कुछ जगह बनाई जा सके। दुर्भाग्य से इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, तलवार उसकी गर्दन पर मारी जा चुकी थी। इससे काले लिबास वाले सीनियर संदीप हार गए थे। मुझे माफ करें, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने ये शर्त भी जीत ली है, विपिन ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया।
लगातार 2 राउंड हारने के बाद भूरे वस्त्रधारी युवक का चेहरा बुरी तरह हिल गया। अपनी अनिच्छा के बावजूद भी उसने बिपिन को 30 तलवार मंडप सिक्के दिए। एसेंडेंट क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन के ईथर हॉल में लगातार द्वंद्व हो रहे थे। पिछला मुकाबला समाप्त होने के बाद ही चुनौती देने वालों की एक और जोड़ी आगे बढ़ी थी। भूरे रंग का लबादा पहने युवक एक बार फिर बिपिन की ओर देखने से पहले एक पल के लिए झिझका। क्या आप हमारे दांव जारी रखने का साहस करते हैं? सच तो ये था कि उसने उन दावों से काफी पैसा कमाया था और यह पहली बार था कि वह इतनी दुखद हार गया था। बेशक अब पहला चयन करने की बारी मेरी होनी चाहिए, बिपिन ने मुस्कुराते हुए पूछा। आगे बढ़ें, भूरे वस्त्रधारी युवक ने थोड़ा सिर हिलाया। मैं वहां उस सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति की जीत पर दांव लगाऊंगा। मैं उसमें 60 तलवार मंडप के सिक्के डालूंगा, बिपिन ने द्वंद्व रिंग की ओर इशारा करते हुए कहा। ग्रे लबादे वाले युवक ने सहमति में सिर हिलाने से पहले द्वंद्व रिंग पर एक नज़र डाली। बहुत अच्छा, मैं काले लबादे वाले लड़के पर दांव लगाऊंगा। इस बार उसने द्वंद्व रिंग में केवल 2 लड़ाकों में से एक को पहचाना, काले वस्त्र पहने वरिष्ठ धर्मेश। जहां तक सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति का सवाल है, उसे वास्तव में इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। हालांकि वरिष्ठ धर्मेश की तलवारबाजी को आरोही बादल तलवार मंडप में दुर्जेय माना जाता था। आंतरिक शिष्यों में से केवल 10 लोग थे जो उनके मुकाबले के थे, क्योंकि वह सफेद वस्त्र वाले व्यक्ति को पहचानने में असमर्थ थे। इसलिए ये संभावना नहीं थी कि वह उनमें से एक थे। 10 लोग। इस प्रकार वरिष्ठ धर्मेश की जीत काफी हद तक सुनिश्चित थी। दोनों पक्ष आपस में भिड़ने लगे और देखते ही देखते लड़ाई खत्म हो गई। जैसा कि दूसरे पक्ष ने अनुमान लगाया था कि वरिष्ठ धर्मेश को जीतने वाला सफेदपोश व्यक्ति वास्तव में हार गया था। ये कैसे हो सकता है? लगातार 3 मैच हारने के बाद भूरे वस्त्र वाला वह युवक स्पष्ट रूप से थोड़ा घबराने लगा था। उसने पिछले कुछ वर्षों में अपने लिए एक छोटी सी संपत्ति अर्जित की थी, लेकिन फिर भी वह इतने सारे पैसे यूं ही गंवाना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बिपिन ने मुस्कुराहट के साथ पूछने से पहले भूरे रंग के कपड़े पहने युवक के घबराए हुए चेहरे पर एक नजर डाली। क्या हम जारी रखेंगे? यह भूरे कपड़े पहने युवक ने एक बार फिर द्वंद्व रिंग की ओर देखा और अन्य 2 चुनौती देने वाले मंच पर आ गए थे। हालांकि उसके पहले के आराम के मूड के विपरीत उसकी पीठ से पसीना बह रहा था। वह अब तक 3 राउंड हार चुका था। वह 100 तलवार मंडप सिक्के थे। वह इससे अधिक पैसे खोने को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वह जारी नहीं रखता तो वह सभी 100 तलवार मंडप सिक्के खो देता, जिसे वह स्वीकार भी नहीं कर सकता था। उसके मन में एक क्षणिक आंतरिक द्वंद्व था, इससे पहले कि उसने अंततः अपने दांत पीस लिए और अपने संकल्प को मजबूत किया। बहुत अच्छा, मैं एक बार फिर आपके साथ चलूंगा। हालांकि पहले चुनने की बारी मेरी होनी चाहिए। सफेद लबादे वाले युवक को ये पता नहीं था कि वह उसी जुआरी के धोखे का शिकार हो गया है जिसका उसने अक्सर शोषण किया है। एक व्यक्ति जितना अधिक खोता है, वह अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए उतना ही अधिक व्याकुल होता है। उसके दिमाग में एक छोटा सा विचार था जो कहता था कि चूंकि उसने बहुत कुछ खो दिया है, अब उसके लिए वापसी करने का समय आ गया है। हालांकि यह भी एक बहुत ही विचार था जो अंततः उसे निराशा की गहराइयों में डुबा देगा। मेरे मेहमान बनो, बिपिन ने सज्जनतापूर्वक इशारा किया। भूरे लबादे वाले युवक ने कहने से पहले एक पल के लिए ध्यान से सोचा। इस बार मैं सफेद लबादे वाले युवक को चुनूंगा। पहले की ही तरह उन्होंने मंच पर मौजूद 2 लड़ाकों में से केवल एक को ही पहचाना और वह था सफेद लिबास वाला जूनियर लव। उम्र होने के बावजूद जूनियर लव एक जबरदस्त प्रतिभा के धनी थे। उन्हें संप्रदाय में प्रवेश किए हुए केवल
2 साल ही हुए थे, लेकिन उन्होंने पहले से ही आंतरिक शिष्यों के बीच अपना नाम बना लिया था, यहाँ तक कि उन्हें जूनियर लव के सामने हार माननी पड़ी। यदि किसी के पास जीतने का बेहतर मौका होता तो वह निस्संदेह जूनियर प्रेम होता। चूंकि आपने सफ़ेद वस्त्र पहने युवा को चुना है, मुझे लगता है कि मैं ऐसा करूंगा, बिपिन ने पूछने से पहले एक पल के लिए दोनों सेनानियों को सार्थक रूप से देखा। क्या ये ठीक होगा अगर मैं लड़ाई के बराबरी पर आने पर दांव लगाऊं? भूरे रंग का लबादा पहने युवक स्तब्ध रह गया। ईथर हॉल में लड़ाई वास्तविक दुनिया से काफी अलग थी। वास्तविक दुनिया में गंभीर चोटों या यहाँ तक कि मौत से बचने के लिए समान ताकत रखने वाले प्रतिद्वंद्वी ड्रॉ के लिए सहमत होने के लिए अधिक इच्छुक थे। दूसरी ओर ईथर हॉल में ऐसी कोई चिंता नहीं थी। इस प्रकार कृषक आमतौर पर अंत तक लड़ते थे और अक्सर एक पक्ष की मृत्यु के साथ मैच समाप्त होता था। केवल अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में ही कोई ड्रॉ होगा। फिर भी यह व्यक्ति वास्तव में उस अविश्वसनीय रूप से कम संभावना पर दांव लगाना चाहता था। क्या उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ थी? फिर भी भूरे वस्त्रधारी युवक ने अपने चेहरे पर खिलती हुई मुस्कान को दबा लिया और बड़ी उदासीनता से पूछा, क्या आप निश्चित हैं? हालांकि मैं इस तथ्य से भी अवगत हूँ कि ड्रॉ अत्यंत दुर्लभ हैं, इसलिए क्या मैं अपने भुगतान को अधिक करने का अनुरोध कर सकता हूँ? विपिन ने पूछा। आप सही कह रहे हैं कि ड्रॉ वाले मैचों में भुगतान का मानदंड भूरे वस्त्र वाले व्यक्ति द्वारा उत्तर दिए गए दांव से 5 गुना है। बढ़िया, मैं 120 तलवार मंडप सिक्कों की शर्त लगाऊंगा, फिर विपिन ने कहा। इस डर से कि विपिन पीछे हट जाएगा, भूरे रंग का लबादा पहने युवक तुरंत इसके लिए सहमत हो गया। यह मेरे लिए ठीक लगता है। ड्रॉ पर दांव लगाना सीधे उसके हाथों में पैसा पहुंचाने से अलग नहीं था। अंततः वह अपने नुकसान की भरपाई कर सका। शर्त पर सहमत होने के तुरंत बाद मंच पर द्वंद्व शुरू हो गया। शुरू से ही यह स्पष्ट था कि दोनों लड़ाके दुर्जेय विशेषज्ञ थे। तलवार क्यूई ने तेजी से पूरी द्वंद्व रिंग को भर दिया, जो लापरवाहों के मांस को बेरहमी से फाड़ने के लिए तैयार थी। एक के बाद एक उत्तम तलवार युद्धाभ्यास प्रदर्शित किए गए, जिससे नीचे की भीड़ से गर्जनापूर्ण जयकारे निकली। सफेद लबादा पहने जूनियर लव निस्संदेह शक्तिशाली था। उसका अपराध जोरदार था, जो जंगली जानवर की याद दिलाता था। हालांकि जिस प्रतिद्वंद्वी का वह सामना कर रहा था वह भी कमजोर नहीं था। भले ही जूनियर लव के लगातार अपराध को रोकने के कारण वह थोड़ी असहज स्थिति में था, लेकिन कुछ के बाद भी वह पूरी तरह से सुरक्षित रहा। समय बीत चुका था। ठीक इसी तरह उन्होंने 300 से अधिक वार किए, लेकिन फिर भी कोई विजेता नजर नहीं आया। जूनियर लव, आप ये कर सकते हैं। जैसे जैसे लड़ाई लंबी खींचती गई, भूरे कपड़े पहने युवक घबराने लगा। उसकी पीठ से पसीना तेजी से बहने लगा। इतना लंबा द्वंद्व बेहद दुर्लभ था। शायद महीने में अधिकतम एक बार होता था। कौन जानता था कि वह इतना भाग्यशाली होगा कि इस महत्वपूर्ण मोड़ पर उनमें से एक से टकरा जाएगा। दोनों लड़ाके 100 से अधिक वार तक भिड़ते रहे, लेकिन कोई भी पक्ष निर्णायक बढ़त हासिल करने में सक्षम नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वे बस एक दूसरे की ऊर्जा को कम कर रहे थे। आखिरकार सफेद लबादा पहने जूनियर लव ने पीछे छलांग लगाई और कहा, मित्र, मैं स्वीकार करता हूं कि आपकी तलवारबाजी वास्तव में असाधारण है और आपने मेरी प्रशंसा जीत ली है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि हमें इस तरह से जारी रखने का कोई मतलब है। भले ही हम में से कोई एक विजयी हो जाए, बस एक निराशाजनक जीत हो। हम इसे फिलहाल ड्रॉ से क्यों न निपटा लें और एक और दिन साथ मुकाबला करें। दूसरे पक्ष ने बिल्कुल मेरे विचारों से सहमति में सिर हिलाया। भूरे कपड़े पहने उस युवक को ऐसा महसूस हुआ मानो उसके चारों ओर की दुनिया अंधकार में हो गई हो और वह लगभग वहीं मर गया हो। वह वास्तव में इस तरह के एक दुर्लभ ड्रॉ पर ठोकर खाने में कामयाब रहा था, और ये तब हुआ जब वह किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ दांव लगा रहा था।
ओह, ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से जीत गया हूँ। विपिन ने आश्चर्यचकित मुस्कान के साथ भूरे कपड़े पहने युवक की ओर देखा। निस्संदेह उसके जीतने का कारण सिर्फ उसकी विवेक की आंख नहीं थी, इससे भी महत्वपूर्ण बात ये थी कि उसके पास स्वर्ग पथ का पुस्तकालय था। इसके माध्यम से वह तलवार कला, मन की स्थिति और युद्ध तकनीकों में से प्रत्येक को देखने में सक्षम था, जिनमें से प्रत्येक ने अभ्यास किया था। ये देखते हुए कि हर कोई समान खेती का था, मानसिक लचीलेपन और युद्ध तकनीकों में अंतर ने हर किसी की लड़ने की क्षमता पर भारी अंतर डाला। ऐसी जानकारी की उपलब्धता के कारण ही वह पिछले कुछ राउंड के लिए विजेता का सटीक निर्धारण करने और दांव जीतने में सक्षम था। मैंने अपना दांव ड्रॉ पर लगाया और जैसा कि आपने पहले कहा था कि ऐसी शर्त का मुआवजा, विपिन ने कहा था। इस प्रकार आपको मुझे कुल 600 तलवार मंडप सिक्के का भुगतान करना होगा। 600 तलवार मंडप सिक्के। उन शब्दों को सुनकर भूरे वस्त्रधारी युवक का शरीर भय से अकड़ गया। उस व्यक्ति को हैकर बनना था, अन्यथा वह संभवतः प्रत्येक द्वंद्व के परिणाम की सही भविष्यवाणी कैसे कर सकता था। वह हमेशा दलाल के रूप में कमाई करने वाला व्यक्ति था, लेकिन कौन जानता था कि वह 10 मिनट के भीतर अपना लगभग सारा पैसा उड़ा देगा। यह उसे पागल कर रहा था। उसे एक आंतरिक शिष्य बने हुए 10 साल हो गए थे और वह सभी प्रकार के मिशनों से गुजरकर और दलाल के रूप में काम करके अपना पैसा जमा कर रहा था, बावजूद इसके कि उसकी बचत 1000 तक भी नहीं पहुंची थी। और इससे पहले कि उसे पता चलता वह पहले ही जा रहा था, इसका लगभग सब कुछ खो दो। भूरे कपड़े पहने उस युवक का चेहरा लाल हो गया जब उसने भींचे हुए जबड़ों से थूक दिया, मेरे पास इतने सारे तलवार मंडप सिक्के नहीं हैं। आपके पास भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हैं। यह एक उचित शर्त थी, लेकिन आप अपने भुगतान से बचने का इरादा रखते हैं? विपिन ने पूछा जब उसके चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे थोड़ी अजीब हो गई। हाँ, यह सही है, मैं आपको 600 तलवार मंडप के सिक्कों का भुगतान नहीं करने जा रहा हूँ। तो आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? भूरे रंग का लबादा पहने युवक ने बेरुखी से उपहास किया। क्या आप जानते भी हैं कि मैं कौन हूँ और आप मुझे कहाँ पा सकते हैं? चूंकि एसेंडेंट क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन में जुआ खेलना प्रतिबंधित था, इसलिए ब्रोकर के रूप में काम करते समय उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि वे दूसरे ईथर टोकन पर स्विच कर लें। पूरे व्यवसाय को प्रबंधित करने के लिए उनके साथ काम करने वाले कुछ अन्य लोगों के अलावा व्यवहारिक रूप से कोई भी उनके इस व्यक्तित्व के बारे में नहीं जानता था। विपिन ने अपना सिर हिलाया, मानो भूरे कपड़े पहने युवक के भोलेपन का मजाक उड़ा रहा हो। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने भूरे कपड़े पहने युवक पर लात मारी। भूरे रंग का लबादा पहने युवक आश्चर्यचकित रह गया और हमले से बचने के लिए जल्दी से एक तरफ झुक गया। उसकी आंखों में तिरस्कार का एक संकेत चमक गया जब उसने कहा कि आप अब मुझ पर कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं। क्या आप भूल गए हैं कि हम ईथर हॉल में हैं? भले ही तुम मुझे मार डालो, मैं जो कुछ भी खोऊंगा वह एक ईथर टोकन है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ कुछ भी करते हो, इससे मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ऐसा है कि विपिन ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे और भूरे कपड़े पहने युवक की ओर देखा? मुझे लगता है कि मुझे व्हाइट क्लाउड पीक के एल्डर हान से मिलना चाहिए और उन्हें सूचित करना चाहिए कि उनके अधिकार क्षेत्र के तहत एक आंतरिक शिष्य ने एक अवैध जुआ अड्डा स्थापित किया है। ईथर हॉल का कहना है कि यह काफी बड़ा मामला है। क्या आपको नहीं लगता कि वह तुरंत मामले की जांच करेंगे और उन बेशर्म मूर्खों को पकड़ लेंगे जो संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन करने की हिम्मत करते हैं? मुझे आश्चर्य है कि वह उन बेशर्म मूर्खों के साथ क्या करेंगे। यदि आप मुझसे पूछें तो मुझे लगता है कि इस बात की अच्छी संभावना है कि एल्डर हान उन बेशर्म मूर्खों को संप्रदाय से बाहर निकाल देंगे। इस मामले पर आपकी क्या राय है वरिष्ठ यतीम? आप
भूरे रंग का लबादा पहने युवक यतीम डरकर पीछे की ओर लड़खड़ाने लगा, जैसे उसने कोई शैतान देख लिया हो। इससे पहले कि उसे पता चलता उसकी पूरी पीठ पहले ही गीली हो चुकी थी। दुनिया में तुम कैसे जानते हो कि मैं कौन हूँ?